ओके, अभी अपने को क्लबिंग की क्वेश्चंस करने, क्लबिंग ऑफ इनकम। ओके, क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चंस करने के पहले है ना, थोड़ा एक बार शॉर्ट में क्लबिंग ऑफ इनकम को एक रिकैप कर लेते हैं। ये देखना, सी क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है कि किसी और की इनकम अपने में शामिल होती है। यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देर आर सर्टन केसेस अंडर विच इनकम किसी और ने अर्न की है लेकिन वो अपने में इंक्लूड होगा। और अपने में इंक्लूड हो रहा है मतलब अपने में क्लब हो रहा है, क्लब। तो सी ऐसा कब होता है? माइनर चाइल्ड की इनकम होती है तो पेरेंट्स पे क्लब होती है। पेरेंट्स मतलब वो फादर मदर हुज एवर इनकम इज हायर, या तो पापा के अंदर क्लब करो या मम्मी में क्लब करो, वो डिपेंड करता है दोनों में से किसकी इनकम ज़्यादा है। मतलब माइनर की इनकम को छोड़ के मम्मी पापा का इनकम देखना पड़ता है, और जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें माइनर बच्चे की इनकम क्लब होती है। और फिर माइनर ने चाहे कैसे भी कमाया हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। इफ माइनर चाइल्ड इज अर्नड हिज इनकम बाय एप्लीकेशन ऑफ स्किल, टैलेंट, मैनुअल लेबर, मतलब मेहनत मजदूरी से अपने बलबूते पे अपने स्किल से कमाया है, तो वो चाइल्ड की इनकम पे चाइल्ड खुद टैक्स भरेगा। और चाइल्ड खुद टैक्स भरेगा तो पूरा भरेगा, लेकिन पेरेंट्स को भरना पड़ा तो 1500 पर माइनर चाइल्ड, एग्जाम अंडर सेक्शन 1032 है। ओके, फिर एक और एक्सेप्शन है, अगर हैंडीकैप माइनर चाइल्ड है ना तो उसकी इनकम का भी टैक्स वो खुद भरेगा। सो दो केस में चाइल्ड खुद टैक्स भरेगा, एक तो टैलेंटेड बच्चा हुआ तो, दूसरा हैंडीकैप बच्चा हुआ तो उसमें बच्चे की इनकम पे बच्चा खुद टैक्स भरेगा। लेकिन बाकी केसेस में पेरेंट्स पे क्लब करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑफ 1500 पर माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 1032। फिर एक तो ये केस है। ऐसे तीन सिचुएशन में क्या होता है, इनकम कोई और का है लेकिन क्लब अपने में हो जाएगा। ओके, तो एक तो माइनर चाइल्ड का हो गया। दूसरा देखो, स्पाउस की रेमुनरेशन मीन्स एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की रेमुनरेशन पे टैक्स भरना पड़ता है, एंड कभी कभी वाइस वर्सा, मतलब वाइफ को हस्बैंड की रेमुनरेशन में टैक्स भरना पड़ता है। स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ एज द केस में भी। तो सी ऐसा कब होता है में, अगर ऐसा हुआ कि मेरा जिस बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मेरा जिस बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ऐसी जगह से अगर स्पाउस को रेमुनरेशन मिला है और स्पाउस टैलेंटेड भी नहीं है, बोंदू स्पाउस है, तो वो स्पाउस की रेमुनरेशन पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। इधर दो कंडीशन याद रखनी है, एक तो स्पाउस को रेमुनरेशन ऐसी जगह से मिलना चाहिए जहां मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और दूसरी कंडीशन, रेमुनरेशन जिस स्पाउस को मिली है स्पाउस उस रेमुनरेशन के काबिल नहीं है, उसके पास उतना कैपेबिलिटी, उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी रेमुनरेशन के वो लायक नहीं है। तो ऐसी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना तो स्पाउस की रेमुनरेशन मेरे में क्लब हो जाएगी। तो सी इसमें दो कंडीशन है, पहला क्या था मैं, ऐसी जगह से रेमुनरेशन मिलना चाहिए जहां मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या मैं, हैविंग 20% शेयर्स एटलीस्ट। अगर वो जगह कोई कंपनी है जहां से स्पाउस को रेमुनरेशन मिल रहा है तो वहां एटलीस्ट 20% शेयर्स होना चाहिए, और अगर कंपनी नहीं है तो एटलीस्ट 20% राइट इन प्रॉफिट्स होना चाहिए। और ये 20% की कैलकुलेशन कैसे करें में, मेरा अलॉन्ग विद माई रिलेटिव्स 20% और मोर होना चाहिए। मतलब जिस कंसर्न से स्पाउस को रेमुनरेशन मिला है ना, वहां मेरा अलॉन्ग विद रिलेटिव्स 20% होना चाहिए। तो डैट मीन्स ही, अगर मेरा उस कंसर्न में खाली 5% है लेकिन मेरे रिश्तेदारों का भी उस कंसर्न में स्टेक है, और रिश्तेदारों का मिला के 22% हो गया, तो भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। मीन्स इधर डेफिनेशन लॉ में लिखा है कि यह सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मीन्स असेसी अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स if he has got at least 20% stake, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। फिर ऐसी जगह से स्पाउस को रेमुनरेशन मिली है और स्पाउस उस रेमुनरेशन के लिए काबिल नहीं है। ओके, और पता है मैंने बोला ना 20% की गिनती करने में असेसी अलॉन्ग विद रिलेटिव्स बोला था, तो इधर रिलेटिव्स का मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। जैसा इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिलेटिव का डेफिनेशन था ना, वैसा वाला इधर है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। इन लोग के साथ अलॉन्ग विद असेसी का 20% होना चाहिए। फिर ऐसी जगह से बीवी को स्पाउस मिला है और बीवी को रेमुनरेशन मिला है और स्पाउस उस रेमुनरेशन के काबिल नहीं है, तो क्लब हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा सुनो, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड। सी ये तीसरी वाली क्लबिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एसेट ट्रांसफर होना जरूरी है। ओके, मतलब ये देखो, अगर मैंने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर किया, या फिर एक सास ससुर ने अपने घर की बहू को एसेट ट्रांसफर किया, या फिर एक मेंबर ने अपने एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर किया,
और वो ट्रांसफर इज फॉर नो प्राइस और लो प्राइस, ट्रांसफर इज फॉर नो प्राइस और लो प्राइस। इधर क्या क्या बाय ऐड करना है, ट्रांसफर इज आइदर नो प्राइस में फ्री में दे दिया या फिर सस्ते में बेचा, और किसको दिया, स्पाउस को, सन्स वाइफ या फिर एचयूएफ को दिया। तो ऐसे में इनकम भले स्पाउस को, सन्स वाइफ, एचयूएफ को आ रही है, लेकिन वो क्लब होगी मेरे में मतलब ट्रांसफरर के अंदर क्लब होगी। ओके, तो ये सब पॉइंट्स मेरे को एक बार रिफ्रेश कर लेते, बस इसके बेसिस पे सम चालू करते। ये देखो क्लबिंग के है ना अच्छे खासे सम्स लिए मैंने, लेकिन इसी में ऑर्डर में नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 में है ना बाद में करता हूँ, पहले मैं है ना क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। चलो क्वेश्चन 3 पढ़ो, रीड क्या दिया है। निशांत गिफ्टेड ₹10 lakhs टू हिज वाइफ। अब गिफ्ट दिया मतलब इसको बोलते हैं नो प्राइस। मैंने क्या बोला, वो ट्रांसफर वाला थियरी था ना, इसमें क्या होना चाहिए, या नो प्राइस या लो प्राइस। तो गिफ्ट में दिया मतलब नो प्राइस, और ये एसेट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मनी, इट कैन बी हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई एसेट देना है। तो इधर क्या हुआ था, निशान गिफ्टेड 10 lakhs टू हिज वाइफ निशा ऑन हर बर्थडे ऑन 1 Jan 23। फिर क्या लिखा है, निशा लेंट 5 lakhs आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू क्रिश फॉर 6 months ऑन विच शी रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो सी निशा बीवी है ना, हम लोग कौन है इधर, निशांत है। तो निशांत ने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, फिर बीवी ने वही पैसा लोन पे चढ़ा दिया, और लोन पे चढ़ा के बीवी ने ब्याज कमाया। लेकिन बीवी ने ब्याज कैसे कमाया, लोन से, और लोन उसको कौन दिया था, पति ने। और पति का लोन देना इट्स कॉल्ड ट्रांसफर। ओके, और ये जो है ना, इसको मैं जो बोलता हूँ ना, लोग यार एक और चीज़ बोलनी थी, इधर एसेट ट्रांसफर होना चाहिए फॉर नो प्राइस और लो प्राइस। इसको ऐसा बोलते हैं ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब या तो फोकट में दे दिया या सस्ते में दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये वर्ड याद रखना, पेपर में लिखने में काम आएगा। सी नो प्राइस और लो प्राइस तो एकदम जनरल लैंग्वेज में बोला है ना, लेकिन लॉ की भाषा में ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो सी इस समय ऐसा ही हुआ है ना, हस्बैंड ने गिफ्ट दे दिया था 10 लाख। ओके, गिफ्ट दिया मतलब नो प्राइस, मतलब ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया। फिर उस चीज से बीवी ने ब्याज कमाया, तो ये ब्याज भले बीवी के नाम पे आ रहा है, लेकिन क्लब किस में होगा, पति में, पति मिस्टर निशांत। ओके, फिर बाद में क्या लिखा है, द सेट सम ऑफ 50,000। 50,000 क्या है मालूम है, इंटरेस्ट है। बीवी जो इनकम कमाई ना इंटरेस्ट की, उसके बारे में बोल रहे। द सेट सम ऑफ 50,000 was invested in the shares of listed company which was sold for 75,000। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वॉज पेड। मतलब सी पहले हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया, वाइफ ने उसको लोन पे चढ़ा के ब्याज कमाया, तो ब्याज तक तो ठीक है, पति के अंदर क्लब हो जाएगा, लेकिन वो ब्याज से फर्दर इनकम जो जनरेट करेगी ना बीवी, वो पति में क्लब नहीं होगा। ओके, मतलब फर्स्ट लेवल की इनकम क्लब होती है, बेस्ट ऐसे याद रखो, फर्स्ट लेवल की इनकम। बाद में सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल पे, अरे इनकम से इनकम भी, पैसे से भी तो पैसा कमाता है ना कोई यार, तो इनकम से इनकम आया, उससे और इनकम आया, ये सब बाद में बीवी के अंदर ही आएगा। ओके, तो सी हस्बैंड ने बीवी को जो लोन का जो गिफ्ट दिया था ना, और गिफ्ट को लोन पे चढ़ा के बीवी ने जो ब्याज कमाया ना, बस वो पहले लेवल की इनकम ही क्लब होगी। फिर उस ब्याज से फर्दर इनकम जो जनरेट होगी ना, वो बीवी के अंदर ही इंक्लूड होगा, और बीवी को ही टैक्स भरना पड़ेगा। और इधर ऐसा ही हुआ है, देखो निशा जो बीवी है अपनी, उसने जब तक ब्याज कमाया था ना, वो तो पति में क्लब हो जाएगा, लेकिन उसी ब्याज से देखो सेट सम, मतलब उसी अमाउंट से उसने शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर लिया, लेकिन वो सेकेंड लेवल का इनकम हो गया ना। फर्स्ट लेवल का इनकम इंटरेस्ट था, सेकेंड लेवल का इनकम क्या है, शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो सेकेंड लेवल की इनकम क्लब नहीं होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विल बी क्लब्ड। इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विल बी क्लब्ड, बट इनकम फ्रॉम द एक्रीशन ऑफ सच एसेट विल नॉट बी क्लब्ड। अक्रीशन मतलब वो एसेट जो ट्रांसफर किया उससे जो इनकम आई, और इस इनकम से कुछ फर्दर इनकम आई ना, वो क्लब नहीं होगी। इसको इन लोग बोलते हैं अक्रीशन,
क्या वर्ड था? अक्रीशन मतलब इंक्रीमेंट। ये देखो अक्रीशन, ये वर्ड क्या पेपर में लिखने में काम आएगा ना। तो क्या बोलना चाहिए? सेंटेंस सुनो, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विल बी क्लब्ड। मतलब जो ट्रांसफर्ड एसेट से इनकम आया, मतलब पहले लेवल की, वो क्लब हो गई। बट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अक्रीशन फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विल नॉट बी क्लब्ड। अक्रीशन मतलब एसेट ट्रांसफर जो जो कमाई आई, वो कमाई से जो सेकेंड लेवल थर्ड लेवल की इनकम आई, वो क्लब नहीं होगी। तो ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सी खाली ऐसे समझ के आंसर लिखना ऐसे थोड़ी होता है, एक प्रॉपर लैंग्वेज पुटअप करना पड़ता है। तो सी अपने को है ना, ये जो शेयर मार्केट का गेन है ना, ये शेयर्स उसने 75,000 बेच के प्रॉफिट किया, उसके लिए ऐसा डायलॉग लिख देने का, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर विल बी क्लब, हाउएवर इनकम फ्रॉम द अक्रीशन फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर विल नॉट बी क्लब्ड। फिर और क्या दिया है? द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट। इसमें बैलेंस कैसे आ गया? ये देखो इधर क्या लिखा था, देखो ना, निशान ने तो बीवी को 10 लाख की गिफ्ट दी थी बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे बोल के, है ना। लेकिन उसमें से 5 लाख का तो बता दिया इन लोग ने, 5 लाख का तो बीवी ने लोन पे चढ़ा दिया, और बैलेंस बचा है ना अभी, तो वो बैलेंस है। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वॉज इन्वेस्टेड एज कैपिटल बाय निशा इन अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 23, एंड उसमें वो नुकसान करके बैठी। मतलब देखो, फील करो क्वेश्चन को। ये देखो, जैसे मैं पति हूँ, मैंने अपनी बीवी को 10 लाख गिफ्ट दे दिया था हैप्पी बर्थडे बोल के, और बीवी ने 10 लाख में से आधा पैसा मतलब 5 लाख, ये देखो, वो तो उसने लोन पे चढ़ा दिया, उसका बात हो गया। आधा पैसा बीवी ने धंधे में लगा दिया, उससे बिजनेस चालू कर दिया, और बिजनेस चालू करके नुकसान करके बैठी। अब सिर्फ बिजनेस से अगर प्रॉफिट आया तो क्लब होगा, लॉस आया तो भी क्लब होगा। अरे जैसे मैंने बीवी को गिफ्ट दिया, उसने लोन पे चढ़ा के ब्याज कमाया तो क्लब हुआ ना। तो वैसे मैंने बीवी को गिफ्ट दिया, उसने उससे धंधा किया। अब मेरे गिफ्ट के पैसे को लोन पे चढ़ावे कि धंधा करे, उसके जनरेट की भी इनकम मेरे में क्लब होगी ना। अब इनकम क्लब होती तो लॉस भी क्लब होता है। ओके, फर्क इतना है कि जो आधा पैसा उसने लोन पे चढ़ा के मस्त इंटरेस्ट कमा लिया, लेकिन आधे पैसे को उसने धंधे में लगा के लॉस कर लिया, लेकिन लॉस भी क्लब होता है। मतलब वो लॉस भले बीवी के नाम पे अक्रू हुआ होगा, बट इट विल बी क्लब्ड इन हस्बैंड्स इनकम। लेकिन सी ये वाला पॉइंट है ना, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर है ना 2 अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये जो पॉइंट है ना ऐसा वाला, जो अपने बीवी को पैसा दिए थे, बीवी ने उसको इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, ऐसे पॉइंट्स के सम है ना बहुत जोरदार होते हैं। ऐसे 2 सम मैंने लिए, वही मेरा क्वेश्चन 1 और 2 है, जो स्किप करके मैं सीधा 3rd पे आया हूँ ना। लेकिन सी ये एक बेसिक पॉइंट था, इसमें एडवांस लेवल का पॉइंट क्या आएगा वो आएगा तभी बताऊंगा ना। अभी इसको नॉर्मल पॉइंट की तरह लो कि वो धंधे में पैसा लगाया और उसमें प्रॉफिट हुआ तो क्लब हो जाता, लॉस होता तो भी क्लब हो जाता है। और हस्बैंड भी उसको ना बिजनेस लॉस से दिखाएगा, और बिजनेस लॉस कहाँ सेट ऑफ होता है? एनीवेयर एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। और हस्बैंड भी क्या बताएगा कि लॉस भले बीवी का, जब मेरे में क्लब हो गया तो वो लॉस का नेचर मेरे लिए वैसा ही रहेगा जो एक्चुअल नेचर है उसका। लॉस का नेचर क्या है? बिजनेस लॉस। तो हस्बैंड भी अपने इनकम में उसको बिजनेस लॉस की तरह दिखाएगा। और बिजनेस लॉस ये नाम जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि लॉसेस के नाम के हिसाब से सेट ऑफ डिसाइड होता है ना। तो बिकॉज ए बिजनेस लॉस है तो हस्बैंड भी उसको कहीं पर भी सेट ऑफ करे एक्सेप्ट सैलरी। नॉर्मल बिजनेस लॉस कहीं पर भी सेटअप होता है एक्सेप्ट सैलरी। तो बस ये चीज थी। तो इसका देखो सॉल्यूशन लिखा है मैंने। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या लिखा है? क्लब हो जाएगा, है ना। फिर लॉस भी क्लब हो जाएगा। फिर शेयर्स जो बेचा था ना उसने, वो तो क्या है, इनकम से इनकम आया था, और इनकम से इनकम आया वो क्लब नहीं होता है। तो इधर देखो क्या लिखा है, ये इनकम फ्रॉम द अक्रीशन नॉट लायबल टू बी क्लब्ड। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। अब है ना क्वेश्चन 1 देखो, पढ़ो क्वेश्चन 1। Mr. Vaibhav started a proprietary business on 1st April 22, डेट पे भी थोड़ा ध्यान देना, with a capital of rupees 5 lakhs. He incurred a loss of 2 lakhs during the year 20 to 23.
मतलब 1 अप्रैल 22 को बिजनेस चालू किया, ओके, और उसने लॉस किया 2 लाख का 22-23 में, मतलब पहले साल में नुकसान कर लिया। फिर टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बुरे हालत हो गए ना, लॉस हो गए तो टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन हिज वाइफ मिसेस वैशाली और सॉफ्टवेयर इंजीनियर gave a gift of 5 lakhs on 1st April 23, which was immediately invested in the business by वैभव। कहानी समझो, सी क्वेश्चन समझे बिना सॉल्व नहीं हो पाता है, सम समझने का अच्छी तरह। तो क्या हुआ था इधर, वैभव, जैसे मान लो मैं वैभव हूँ, मेरे को वैभव समझो तो समझेगा, तो मैंने बिजनेस चालू किया, ओके, 1 अप्रैल 22 को, लेकिन उसमें मैं नुकसान करके बैठा, ओके, नुकसान कितना हुआ, 2 लाख का, ओके। फिर बाद में मेरी बीवी ने मेरे को क्या बोला, क्या भाई लॉस करके बैठे हो, एक काम करो, टेंशन मत लो, मैं तुमको पैसा दूंगी। और मतलब बीवी ने मेरे को मदद की, कैसे मदद की, गिफ्ट देके, ओके। और गिफ्ट कितना दिया, 5 लाख का, ये बीवी ने मेरे को दिया, समझो। हाँ, मेरी बीवी वैशाली, मैं वैभव, तो मेरे को गिफ्ट दे दिया। फिर वो गिफ्ट वाला पैसा मैंने धंधे में लगा दिया, ओके। तो इधर भी ट्रांसफर फॉर नो प्राइस हो गया। सी, कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रांसफर फॉर नो प्राइस या लो प्राइस होता है तो क्लबिंग स्ट्राइक होना चाहिए, है ना। ये वाली क्लबिंग देखो, ये वाली। और एसेट ट्रांसफर कैन भी, पैसा भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, ओके। तो इधर ऐसा माहौल बना के नहीं, बीवी ने मुझे अगर गिफ्ट दे दिया धंधे में डालने के लिए, तो गिफ्ट मतलब एसेट, पैसा तो एसेट ही होता है, और ट्रांसफर कर गिफ्ट मतलब इट इज फॉर नो प्राइस। एंड फिर आगे कहानी देखो सम की क्या है, वो धंधा, वो पैसा मैंने इमीडिएटली बिजनेस में लगा दिया, एंड फिर बाद में मैंने प्रॉफिट किया 23-24, ये मेरे बिजनेस का सेकेंड ईयर है, इस ईयर मैंने प्रॉफिट कर दिया। मेरे को बताओ, ये प्रॉफिट मुझे हुआ है, लेकिन इस पे टैक्स कौन भरेगा। अरे प्रॉफिट मैंने किया धंधे से, लेकिन ये प्रॉफिट पे टैक्स कौन भरेगा, मुझे भरना है कि बीवी के अंदर क्लब होगा। बीवी के अंदर क्लब होगा, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि सी, ये प्रॉफिट जो मैंने जनरेट किया है ना, ये पूरा कोई बीवी की बदौलत नहीं है, मेरा खुद का भी धंधे में पैसा लगा हुआ है भाई, प्लस बीवी ने भी साथ दिया, बुरा टाइम था तो मेरा खुद, अरे मैं पहले धंधा तो मैं चालू किया था यार, और मैंने धंधा चालू हुआ किया है, देखो मैंने खुद ने पैसा लगाया हुआ है, तो मैंने खुद ने भी पैसा लगाया, उसी धंधे में प्रॉफिट कैसे आता है, पैसा लगाने से। और ऐसा तो नहीं बोल सकते ना इस सब में कि पूरा बीवी की बदौलत ही धंधा चल रहा था मेरा। अरे बीवी ने गिफ्ट दिया था, थैंक यू बीवी, लेकिन तेरे भरोसे धंधा नहीं चल रहा था, मैं खुद भी धंधे में पैसा लगा के बैठा था। और प्रॉफिट जब होता है धंधे में, वो पूरी इन्वेस्टमेंट से होता है, और पूरी इन्वेस्टमेंट से कुछ मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट थी और कुछ बीवी की बदौलत। हाँ, बीवी की बदौलत जो प्रॉफिट जनरेट हुआ ना, वो बीवी में क्लब होगा, जो क्लबिंग के प्रोविजन में आ जाता है ना। और मेरे खुद के पैसों से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो उसका तो क्लबिंग नहीं हो सकता है। सिर्फ प्रॉफिट तुम लोग को मानना पड़ेगा, ये धंधे में पैसा लगाने से होता है, तो देखने का धंधे में पैसा कौन लगाया। सी, जैसे पिछले सम में तो क्या था, ये देखो, अभी जो सम कर रहा है तो उसमें कैसा था, ये देखो, किधर गया, ये वाला निशा वाला सम था लास्ट सम, उसमें क्या था पढ़ो, वो जो बैलेंस गिफ्ट दिया था निशा को, इन्वेस्टेड एज कैपिटल इन अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, मतलब पूरा पति के पैसों से धंधा चालू किया था उधर। अरे वो वाले समय पति टू पत्नी था, अपने वाले में पत्नी टू पति है, वो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर पूरा उसने जो धंधा चालू किया था ना, पति के पैसों का, तो जो भी प्रॉफिट नुकसान हुआ पति की बदौलत, तो फुल्ली क्लब हो गया था। लेकिन अपने सम में क्या हो रहा है, अपने समय पति ने पत्नी को ने रिवर्स किए से पहले, तो नोटिस किया कि नहीं, कि पत्नी पति को ट्रांसफर की, एक सेकंड ना, किधर गया, हाँ, इधर वैशाली ने गिफ्ट दिया था, पत्नी ने दिया था, और पत्नी का पैसा धंधे में लगा है, लेकिन सिर्फ पत्नी का ही पैसा धंधे में नहीं था, मेरा खुद का भी था, इसलिए जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना, हाँ, पहले साल में लॉस हुआ था, पहले साल में जो लॉस हुआ था वो क्लबिंग में नहीं आएगा, क्यों, पहले साल में तो मेरा खुद का ही पैसा था, और खुद के पैसे से जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उस पर खुद ही टैक्स भरने का। लेकिन खुद के साथ में स्पाउस का पैसा लग गया, तो उतने पोर्शन का प्रॉफिट स्पाउस पे क्लब होता है। तो इधर अपने को ना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट में से कितने पे खुद टैक्स भरेगा।
और कितना क्लब हो जाएगा स्पाउस के हाथों में, वही पार्टली पार्टली होगा। लेकिन ये पूरा खुद, समझो मैंने क्या लिखा है, खुद हिंदी में लिखा है, खुद खुद। लॉस के लिए क्या बोला है, पूरा खुद। क्यों? क्योंकि ये लॉस पहले साल का, और पहले साल में खुद का ही पैसा लगा हुआ था ना, तो खुद में ही आएगा। लेकिन दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन दूसरे साल में धंधे में खुद का भी पैसा है और बीवी से भी आया हुआ पैसा है, तो थोड़े पे खुद टैक्स भरेगा, थोड़ा क्लब हो जाएगा। अब यही तो इंपॉर्टेंट है कि इसका बाइफर्केशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट तो कॉमन है 4 लाख, बट उसको बाइफर्केट कैसे करे कि खुद के पैसों से कितना आया है और बीवी के पैसों से कितना प्रॉफिट हुआ, वो बाइफर्केट कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए लॉ में क्या लिखा है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, खुद का कितना कैपिटल है, स्पाउस का कितना कैपिटल है, वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। और कैपिटल भी किस दिन का मालूम है, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। 21 साल प्रॉफिट जनरेट हुआ था, प्रॉफिट का आंकड़ा देख, 21 साल का प्रॉफिट है, 23-24 का ना, देख लिखा था इधर, तो 23-24 का 1 तारीख देखो, यानी कि 1 अप्रैल 23 को मेरा कितना कैपिटल था, स्पाउस का कितना कैपिटल था, एक सेकंड, वो कैपिटल रेशियो के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो बस वो कैसे करना है देखो, इसका देखो मैंने सम सॉल्व किया हुआ है, लुक हियर, एक से ना, अपने को इन लोग ने क्या पूछा देखो ना, कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस वैशाली फॉर 24-25, मतलब खाली 24-25 का पूछा है, मतलब असेसमेंट ईयर दिया है ना, अपने को हमेशा असेसमेंट ईयर को प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके सोचेगा, तो प्रीवियस ईयर 23-24 का पूछा है, जबकि क्वेश्चन में एक और साल का डेटा था 22-23, उसके लिए कुछ पूछा नहीं तो बात नहीं करते। लेकिन मैंने बता दिया ना कि उस साल तो जो नुकसान हुआ था ये पूरा खुद के पैसों का था, तो उसमें क्लबिंग वबिंग नहीं आता है। तो अपने को है ना अभी ये 4 लाख का प्रॉफिट का अपोर्शनमेंट देखना है ना, तो सी उसके लिए मैंने क्या बोला, कैपिटल रेशियो देखना पड़ेगा। तो लुक मैंने वर्किंग की है, कैपिटल 1 अप्रैल 23 का देखना है अपने को। तो सी 1 अप्रैल में टोटल कैपिटल कितना था, 8 लाख। कैसे 8 लाख बताओ, ये देखो, ओरिजिनली वैभव ने 5 लाख का कैपिटल लगाया था, लेकिन वो नुकसान करके बैठा तो कैपिटल उसका उड़ गया। अरे धंधे में नुकसान, नफा नुकसान होता तो कैपिटल में एडजस्ट होता है ना, तो उसका कैपिटल तो 5 लाख का था एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग, लेकिन 2 लाख का नुकसान करके बैठा तो उसका कैपिटल टूट गया, उतना 3 लाख ही बचा। 3 लाख याद रहा, 3 लाख। फिर बाद में बीवी ने 5 लाख का हेल्प किया, तो 3 अपने कैपिटल का टूटा फूटा वाला पोर्शन और बीवी से आया हुआ 5, टोटल कितना है 8 लाख। तो ये 8 लाख का कैपिटल हो गया। और उसका ब्रेकअप देखो कैसे, ओन कितना है और स्पाउस का कितना है। मेरे खुद के पैसे तो अभी 3 लाख ही है ना, और स्पाउस से कितना गिफ्ट आया था 5 लाख। सी स्पाउस से आया था, लेकिन बिजनेस में वो मेरे कैपिटल के नाम पे। आज मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट में इट इज माय कैपिटल, क्योंकि बीवी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, मतलब मेरा पैसा हो गया। मतलब धंधे में तो मेरा ओन कैपिटल की तरह दिखेगा, लेकिन ये स्पाउस मतलब हम लोग क्या बता रहे, ये मेरा कैपिटल है लेकिन स्पाउस की बदौलत बना, लेकिन कैपिटल तो मेरा ही माना जाएगा। अब मतलब बैलेंस शीट जब बनाएंगे प्रोप्राइटरशिप की, तो पूरा कैपिटल 8 लाख से दिखेगा, इट्स माय कैपिटल, बट ये खुद नहीं डाला था, ये बीवी की मेहनत से आया था, सॉरी बीवी के गिफ्ट से आया था। ओके, अब बस ये रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट कितना हुआ था अपने को, 4 लाख का प्रॉफिट है, तो इसको 3:5 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3:5 में डिवाइड करके कितना आ गया, वही 4 लाख का 3:5 में 1.5 लाख और 2.5 लाख आ गया। तो सी ये प्रॉफिट तो खुद के पैसों से जनरेट हुआ है, तो इसका तो खुद ही को टैक्स भरना था, और ये प्रॉफिट जनरेट मेरे नाम पे हुआ है, लेकिन बीवी के बदौलत हुआ ना, तो बीवी को टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये बीवी के अंदर क्लब हो जाएगा। ओके, सी फॉर अकाउंटिंग पर्पस दिस इज ऑल्सो माई प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो माई प्रॉफिट इन अकाउंट्स, एंड कैपिटल भी ये मेरा ही है, सब कुछ अकाउंटिंग पर्पज से सब कुछ मेरा है, और लीगल अथॉरिटी भी सब कुछ मेरे चीज की, सब मेरा है। अरे आज को अपने को गिफ्ट देके चला गया तो अपनी चीज होगी ना यार, तो सब अपना ही है। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, अपना अपना ठीक है, तेरे को खाली इतने भी टैक्स भरना है, ये भले तेरा प्रॉफिट है,
तेरे नाम पे आया है, तेरे धंधे का बोलने में, लेकिन टैक्स इस पे स्पाउस को भरना पड़ेगा, तो ये क्लब हो जाएगा। कितना? 2.5 lakhs। तो सी इधर क्या लिखा है, इसके ऊपर असेसी विल पे द टैक्स, और ये 2,50,000 के लिए क्या बोलना चाहिए, प्रॉफिट बिलोंग्स टू असेसी, प्रॉफिट का पैसा मेरा है, लेकिन इट विल बी क्लब्ड इन स्पाउस। टेल मी, ये पूरा ही धंधा स्पाउस के पैसों से चला होता तो फिर तो पूरा प्रॉफिट स्पाउस पे क्लब हो जाता। ओके, अब है ना ऐसा एक और सम है, एक से पहले सम में कुछ और पूछा था, पढ़ो ना। इफ मिसेज वैशाली गेव द सेड अमाउंट एज लोन, सी वाइफ ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया होता, लोन बोल के दिया होता, तो लोन तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना, फिर वो ऐसा नहीं बन सकता। कैसा? ये देखो, एसेट ट्रांसफर नहीं बोल सकते। सी क्लबिंग कब आता है, जब हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को एसेट देवे और दे दिया, मतलब रखने को दे दिया, चल तेरा हो गया, या तो फोकट में या सस्ते में, लेकिन लोन के तौर पे दिया तो एसेट ट्रांसफर होता ही नहीं है। और इधर सब में वही तो पूछा है कि अगर लोन के फॉर्म में दिया तो क्या करोगे, तो क्या बोला, देन क्लबिंग विल नॉट बी अट्रैक्टेड। क्या बोलना चाहिए, देन क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी अट्रैक्टेड। क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट्स when there is a transfer of asset, not giving of loan. There should be transfer of asset for no price or low price. ऐसा एक और समय देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्या लिखा था, a proprietary business was started by श्रीमती रानी, नाम याद रखना, in the year 2021. फिर as on 1st April 22 her capital in the business was 3 lakhs. ओके, रानी हम लोग है ऐसे, तो रानी का धंधे में कैपिटल कितना है, 3 लाख है। फिर हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 lakhs on 10th April 22 to her, and such sum is invested by Rani in her business. सी कभी भी ये पॉइंट है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसको धंधे में लगा रहे, तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए बताओ, क्या वो धंधे में सिर्फ स्पाउस का ही पैसा है कि खुद का भी है? अगर ऐसा हुआ ना, धंधे में सिर्फ स्पाउस का ही पैसा, स्पाउस की बदौलत ही पूरा धंधा चल रहा है, तो जो नफा नुकसान है स्पाउस में चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पता चला कि नहीं, स्पाउस ने पैसा दिया, धंधे में लगा है, लेकिन धंधे में मेरा खुद का भी लगा हुआ है, तब रेशो वाला मगजमारी आ जाता है। और इधर ऐसा ही है, इधर देखो, रानी का खुद का तो धंधे में कैपिटल है ही, लिखा है ना, हर कैपिटल कितना है, 3 lakhs। फिर हस्बैंड ने ऊपर से और गिफ्ट दे दिया, और वो भी धंधे में इन्वेस्ट हो गया, तो मतलब धंधे में थोड़े खुद के पैसे, थोड़े स्पाउस के पैसे। देखते क्या करना, फिर आगे पढ़ो, अमाउंट याद रखना, उसने खुद का कैपिटल 3 लाख लगाया हुआ था, और स्पाउस ने कितना दिया, 2 लाख। फिर क्या लिखा है, यहां से पढ़ो, श्रीमती रानी earned profits from her proprietary business for the financial year 22-23 1,50,000, 23-24 3,90,000, मतलब 22-23 में इतना प्रॉफिट हुआ है और 23-24 में इतना प्रॉफिट हुआ है, 2 साल का प्रॉफिट दिया है। ओके, फिर क्या लिखा है, कंप्यूट द इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रानीज हस्बैंड। ओके, रानी के हस्बैंड में क्लब क्यों होता है, क्लबिंग हमेशा ट्रांसफरर में होता है, ट्रांसफरी को तो मिला है ना फोकट में, सस्ते में, लेकिन इनकम ट्रांसफरर में क्लब होती है। और इधर ट्रांसफरर कौन है, रानी का हस्बैंड, हस्बैंड ने दिया था ना, तो हस्बैंड के अंदर क्लब होगा। रानी को तो मिला था धंधे में डालने के लिए, तो हस्बैंड के अंदर क्लब होगा। लेकिन बताओ कैसे होगा, बताओ फर्स्ट ईयर में क्या होगा और सेकेंड ईयर में क्या होगा, दोनों साल का एक बार तुम लोग सोच लो मन ही मन। मैंने क्या बोला था, अगर धंधे में सिर्फ एंड सिर्फ मेरा ही पैसा लगा हुआ है, तो उसका प्रॉफिट लॉस के ऊपर मेरे को ही टैक्स भरना है ना। लेकिन धंधे में थोड़ा मेरा है एंड थोड़ा स्पाउस का भी डाला हुआ है, तो रेशो में होता है। लेकिन ये ना अपने को 1 अप्रैल से जज करना चाहिए। ये जो मैं सेंटेंस बोला ना कि धंधे में सिर्फ मेरा लगा हुआ है, तो उसका प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान मेरे में, और थोड़ा मेरा लगा हुआ है, थोड़ा स्पाउस के पैसों से आया हुआ है, तो रेशियो। लेकिन ये किस दिन चेक करते हैं,
फर्स्ट अप्रैल को चेक करना पड़ता है उस साल का। तो जो भी साल का करते हो उसका 1 अप्रैल देखो। जैसे 22-23 है, इस साल का 1 अप्रैल क्या होता है? 1 अप्रैल 22। इस दिन देखना चाहिए क्या सिर्फ मेरा पैसा लगा हुआ है कि थोड़ा मेरा थोड़ा स्पाउस के बदौलत, वो चेक करना चाहिए। तो 1 अप्रैल को तो सिर्फ मेरा था। मेरे को, मैं रानी हूं इधर रानी, मेरे को मेरे पति ने गिफ्ट दिया लेकिन 10 अप्रैल को दिया था। 10 अप्रैल का स्टेटस देखना ही नहीं है, 1 अप्रैल का देखना है। कानून में क्लियरली लिखा है, क्योंकि साल बहुत बड़ा होता है। और ये जो मैं स्टेटमेंट मारता हूँ ना, क्या धंधे में सिर्फ मेरा लगा है कि थोड़ा मेरा के थोड़ा बीवी के बदौलत का, ये 1 अप्रैल से जज किया जाता है। ओके, तो 1 अप्रैल, तो जो भी ईयर को लेके बैठे, जैसे 22-23, तो उसका 1 अप्रैल देखो। फिर बाद में मैं 23-24 करूंगा तो उसका 1 अप्रैल। तो एज ऑन 1 अप्रैल का स्टेटस देखने का। ओके, तो टेल मी, पहले इसका बात करते, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ये देखो, ये इस साल के प्रॉफिट के लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा? कौन सा डेट? 1 अप्रैल 22। ओके, और इस साल के प्रॉफिट के लिए मुझे देखना पड़ेगा 1 अप्रैल 23 का स्टेटस। स्टेटस मतलब मुझे क्या चेक करना है कि इस दिन क्या मेरे पैसे लगे हुए थे सिर्फ, कि मेरे साथ साथ बीवी के बदौलत आया हुआ वो दोनों, है ना? तो टेल मी, पहले मेरे को बताओ 1 अप्रैल 22 में क्या स्टेटस था? धंधे में सिर्फ खुद का पैसा था कि खुद एज वेल एज स्पाउस? सिर्फ खुद। ये देखो, अपने को हस्बैंड गिफ्ट कब दिया? 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल है ना, अपने को 1 अप्रैल देखना है। तो 1 अप्रैल को तो रानी का खुद का ही पैसा था। तो खुद का पैसा तो ये पूरा खुद, तो इधर देखो मैं लिख देता हूं, ये पूरा खुद वाला हो गया, खुद। और खुद के पैसों से जो नफा नुकसान हुआ है वो खुद में ही जाता है। तो इधर नफा हुआ था, नुकसान, नफा मतलब प्रॉफिट हुआ था, तो पूरा प्रॉफिट खुद में घुस जाएगा। ओके, टेल मी, अगर ऐसा होता तो हस्बैंड अपने को गिफ्ट दिया होता 10 अप्रैल को नहीं, 1 अप्रैल को ही दिया होता। तो 1 अप्रैल में फिर बोलने में क्या था भाई, खुद का भी है और स्पाउस का भी पैसा लगा हुआ है, तो खुद और स्पाउस दोनों तो रेशियो बन जाता। ओके, तो अपने को 1 अप्रैल से चेक करना चाहिए, यही तो मेन टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन बताओ अभी ये वाले डेट में क्या है? हाँ, ये वाले डेट तक तो स्पाउस का पैसा आ गया। स्पाउस ने तो 10 अप्रैल 22 में दे दिया था, तो स्पाउस का तो पैसा आ ही गया था। तो ये वाले डेट के लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इधर इधर देखो, इधर क्या लिखूंगा? खुद का पैसा भी है और स्पाउस का भी है। मतलब धंधे में देख रहे, धंधे में खुद का भी लगा हुआ है, स्पाउस का भी लगा हुआ है। और जो खुद का लगा हुआ है उसका नफा नुकसान खुद में ही जाएगा, और जो स्पाउस के पैसों से नफा नुकसान हुआ है वो स्पाउस पे क्लब हो जाएगा। ओके, तो ये माइंड में क्लियर है? तो भी सिंपल है, ये देखो। तो पहले मैं ना 22-23 का फैसला कर देता हूं एक बार, वो तो सिंपल ही है, लेकिन देखो वर्किंग दिखा रहा हूं। पढ़ो क्या लिखा है, 22-23 दिख रहा है, और अपने को 1 अप्रैल का स्टेटस देखना है। 1 अप्रैल को ऐसे कैजुअली नहीं लिखा है, इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। देखो 1 अप्रैल का ही देखना पड़ता है। तो 1 अप्रैल को देखो सब में क्या दिया था। 1 अप्रैल को हर कैपिटल इन द बिजनेस वॉज 3 लाख। फर्दर कैपिटल 10 अप्रैल को आया था, लेकिन 1 अप्रैल को 3 लाख था ना, तो इधर देखो मेरे लिखने में क्या आएगा, 3 लाख, है ना? और 1 अप्रैल को खुद का कितना था, स्पाउस को कितना था? तो 1 अप्रैल में तो खाली खुद ही का था, तो इधर खुद में डाला है, और स्पाउस में निल, है ना? फिर प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,50,000 हुआ था 22-23, ये पूरा खुद में चला गया। ये देखो क्लबिंग व्लबिंग कुछ हुआ ही नहीं। ऑन 1,50,000 असेसी विल पे दी टैक्स, एंड क्लबिंग के लिए 0, कुछ नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल के दिन स्पाउस का पैसा था ही नहीं ना धंधे में। तो ये 22-23 का हो गया, तो मैंने बता ही दिया ना, पूरा खुद में जाने वाला है। ओके, अब 23-24 का देखो, तो उसके लिए पहले क्या करूंगा, चार्ट कैसे बनाऊंगा? कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 23 चाहिए मेरे को, वो निकालो अभी। अरे जैसे मैंने किया ना इधर, पहले कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 22 किया था,
चार्ट कैसे बना रहे हैं? तो वैसा चार्ट बना के दिखाओ मेरे को अभी। 23 24 का चार्ट कैसा बनेगा? तो पहले 1 अप्रैल 23 का कैपिटल लाना पड़ेगा। ढूंढो कितना है। 1 अप्रैल 23 को कैपिटल कितना था? एकदम स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था? एकदम स्टार्टिंग में तो 3 लाख था। अपने को 1 अप्रैल 23 तक पहुंचना है। फिर पति के पैसे भी कैपिटल बन गए 2 लाख, तो कितना हो गया? 5 लाख। फिर 22 23 में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट भी कैपिटल बन जाता है, तो कितना हो गया? 3 + 2 + 150 है ना? कितना हो गया? 6,50,000 हो गया। 6,50,000 समझा कि नहीं? ये 1 अप्रैल 23 का मैं कैपिटल निकाल रहा हूं। 1 अप्रैल 23, तो लुक हियर, 1 अप्रैल 23 का कैपिटल ये आ गया। इसकी वर्किंग चाहिए तो देखो मैंने इधर लिखी हुई है, ये ध्यान देना इस पे। हाँ, कैसे आया था? 3 लाख तो था ही 1 अप्रैल को। फिर 10 अप्रैल को पति से पैसा आया, वो भी लग गया। फिर 22 23 का प्रॉफिट है, और 22 23 का प्रॉफिट भी कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो इससे अपने को एज ऑन 1 अप्रैल 23 पता चला। ओके, अब अपने को क्या देखना है? इसमें ओन फंड कितना है और स्पाउस की बदौलत वाला कितना है। तो स्पाउस की बदौलत तो कितनी हुई थी? स्पाउस की बदौलत तो 2 लाख ही थी ना। तो स्पाउस का पैसा तो 2 लाख क्लियर है, तो वो 2 लाख क्लियर है, तो बचा कितना? 4,50,000 खुद का हो गया, ओन। रेशो क्यों चाहिए? क्योंकि जो खुद के पैसों से प्रॉफिट जनरेट हुआ है खुद ही में आता है, और स्पाउस की बदौलत वाले का होता है, स्पाउस पे क्लब होता है। तो मुझे वही तो फाइंड आउट करना था, वो मैंने कर लिया, मेरा मिशन अकम्प्लिश्ड। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था ना, ये कैसे है समझा ना, ये वर्किंग इंपॉर्टेंट थी इधर। फिर ये स्पाउस का तो अमाउंट स्टैंडर्ड ही है, ये तो नेक्स्ट ईयर भी वर्किंग होगी, तो ये तो 2 लाख ही रहने वाला है। ये चेंज होगा क्योंकि इसी धंधे में जो भी प्रॉफिट होता है ना, भले क्लब होते रहेगा लेकिन माना मेरा ही जाएगा प्रॉफिट हो। लास्ट ईयर तो कुछ क्लब भी नहीं हुआ था ना। अगर कुछ क्लब भी होता ना तो भी वो ओन फंड्स में जुड़ेगा। स्पाउस का तो 2 लाख ही रहने वाला है। नहीं तो कितने लोग क्या सोचते हैं, नहीं स्पाउस के अंदर क्लब होगा तो स्पाउस का अमाउंट भी चेंज, नहीं, स्पाउस का अमाउंट हमेशा वही रहने वाला है। क्योंकि इनकम फ्रॉम अक्रीशन क्लब नहीं करना, मालूम है? स्पाउस का जो मेन पैसा है ना वही देखना है। स्पाउस के पैसों से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट का प्रॉफिट तो सेकेंड लेवल की इनकम हो जाती ना। तो इसको मैं नेक्स्ट ईयर भी करूंगा ना, नेक्स्ट ईयर तो भी मेरा ये अमाउंट तो 2 लाख ही रहेगा। ओन फंड चेंज होगा क्योंकि ओन फंड तो हमने डाला था, फिर प्रॉफिट हुआ तो जुड़ता है, लॉस हुआ तो लेस होता है, ये बदलते रहेगा। लेकिन स्पाउस का जो 2 लाख से कांस्टेंट रहेगा। आज से 6 साल के बाद भी वर्किंग होगी ना ये वाली, तो ये तो 2 लाख कांस्टेंट है। अज्यूमिंग बीवी और कुछ पैसा नहीं दे रही है, कुछ स्पाउस पैसा नहीं दे रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो बस अपना प्रॉफिट देखो अभी क्या था। 22 23 का प्रॉफिट क्या था? 3,90,000। तो बस इसको डिवाइड कर दो 3,90,000 को। रेशियो क्या था? 4.5 to 2 lakhs। तो रेशियो के हिसाब से जो भी आंसर आया उसमें ये असेसिव विल पे टैक्स, और ये क्लब्ड इन स्पाउस, ये स्पाउस पे क्लब होगा। लेकिन सिर्फ स्पाउस पे क्लब होगा, लेकिन प्रॉफिट किसका माना जाएगा? मेरा ही है। ओके, अब बताओ जो नेक्स्ट ईयर जब वर्किंग होगी क्या होगा? नेक्स्ट ईयर कैपिटल क्या हो जाएगा बताओ? नेक्स्ट ईयर का भी कर लेते ना। अरे नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 24 25। तो नेक्स्ट ईयर वापस मुझे कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर का कैपिटल निकालो। अभी 6,50,000 है, तो इस साल प्रॉफिट भी तो कमा लिया 390। तो 650 में 390 जुड़ा तो कितना हो गया? अरे 650 में 390 जुड़ा तो कितना हो गया? 1240। बराबर ना? 1240 ही आ रहा है, नहीं सॉरी 1040, गलती से बोल, 10,40,000 आ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? 10,40,000। उसमें स्पाउस का 2 लाख ही रहने वाला है, तो 10,40 में स्पाउस का 2 लाख और बैलेंस 840, वो रेशियो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। मीन्स मुझे ये बताना था दिस अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट। ये तो स्पाउस का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही लेना मेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 था अपना ये।
तो सी अपना क्वेश्चन 1 2 3 3 हो चुका है। क्वेश्चन 1 और 2 सेम टाइप के थे, ये 1 और 2 अभी सेकंड किया था हम लोग ने ये। और सबसे स्टार्टिंग में सेशन चालू करते टाइम सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 3 से शुरुआत की थी, तो वो भी अपना हो चुका है, 1 2 3 हो चुका है। फिर चौथा वाला सम देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी दिस क्वेश्चन इज ऑन क्रॉस ट्रांसफर्स, दिस क्वेश्चन इज ऑन क्रॉस ट्रांसफर। तो सी ये देखो क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है, लुक हियर। इधर कानून ने क्या बोला है कि कोई अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया, ये वाली चीज पे ध्यान दो, इसको लेके कुछ बोल रहा हूं कि अगर किसी ने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया और वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, नो प्राइस और लो प्राइस, और सामने या तो स्पाउस है या सास ससुर की कोई बहू है या फिर एचयूएफ है, ये तीन व्यक्ति सामने वाले होने चाहिए, स्पाउस, सन्स वाइफ, एचयूएफ, और जो एसेट दिया है वो फुल प्राइस पे नहीं बेचा है, या तो फोकट में दे दिया या सस्ते में दिया, ये कंडीशन है। अब पता है ये चीज लोगों को पता चल गई ना कि ऐसे में क्या है, हम लोग एसेट खिसका के इनकम तो स्पाउस वाउस के नाम पे खिसका देंगे, लेकिन अपने ही सिर पे वापस बाउंस बैक होगा ना वो तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा टेक्निक यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली खुद की स्पाउस को नहीं देते, किसी और की स्पाउस को दे देते, फिर उसको बोलते तू मेरी स्पाउस को दे। अरे मैं अपना सीधा सीधा अपने स्पाउस को दूंगा क्या एसेट फॉर नो प्राइस लो प्राइस, तो स्पाउस की इनकम मेरे में घुस जाएगी ना यार, क्लब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, चीटिंग करने के लिए मैंने डायरेक्टली मेरे स्पाउस को नहीं दिया, किसी और की स्पाउस को पकड़ा। और ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी की भी स्पाउस को बोला कि चल मैं तेरी स्पाउस को दे रहा हूं लेकिन तू बाद में मेरी स्पाउस को दे। तो ये देखो मैं तेरी स्पाउस को दूंगा और तू मेरी स्पाउस को दे, तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो गया। ऐसा क्रॉस नहीं फील हो रहा है, देखो ओके। अगर मैं डायरेक्ट मेरी स्पाउस को दे रहा हूं तो एक क्रॉस है कि स्ट्रेट ट्रांसफर, फिर तो स्ट्रेट ट्रांसफर, स्ट्रेट ट्रांसफर में तो स्ट्रेट क्लबिंग हो जाएगा। लेकिन क्रॉस ट्रांसफर हो गया, मैं अपने स्पाउस को ना देके किसी और के स्पाउस को दूं और किसी और वाला मेरे स्पाउस को देवे, तो क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे केस में भी क्लबिंग होगा। और सी इसमें क्रॉस ट्रांसफर ये भी हो सकता है कि मैंने सामने वाले के स्पाउस को दिया और सामने वाले को बोला तू सन्स वाइफ को दे, वैसा भी हो सकता है। और इट कैन बी मैंने सामने वाले की एचयूएफ को दिया और सामने वाले को बोला तू मेरे स्पाउस को दे दे, मतलब इसी को मैंने घुमा फिरा के सेट किया है। डायरेक्टली खुद के स्पाउस सन्स वाइफ एचयूएफ को न देके किसी और के स्पाउस सन्स वाइफ एचयूएफ को दिया और किसी और को बोला तू मेरे स्पाउस सन्स वाइफ एचयूएफ को दे दे, तो ऐसे में भी क्लबिंग होता है। लेकिन सी ऐसे में क्लबिंग विल बी डन ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस का मतलब बताओ, सुनो। जैसे मैंने सामने वाले को बोला कि एक काम कर दो, मैं तेरी स्पाउस को 10 लाख का प्रॉपर्टी दे रहा हूं और तू मेरी स्पाउस को 8 लाख का दे। तो मैंने उसकी स्पाउस को 10 लाख का दिया और उसने मेरी स्पाउस को 8 लाख का दिया, तो कॉमन अमाउंट 8 लाख ही आ रहा है, तो 8 लाख का ही क्लबिंग होगा। क्यों, मैंने जो 10 लाख का दिया तो 10 में से 8 लाख तो कॉमन है ना, वो सेट ऑफ हो गया, तो 8 लाख का ही क्लबिंग होगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो मैंने 2 लाख दिया है वो तो मैं बोल सकता हूँ मैंने थोड़ी खुद की स्पाउस को दिया, मैं तो उसकी स्पाउस को दिया। अब उसकी स्पाउस को 2 लाख दिया तो मेरी मर्जी, 2 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया ना। अमाउंट याद रखो 10 लाख और 8 लाख। मैंने उसकी स्पाउस को दिया 10 लाख, उसने मेरी स्पाउस को दिया 8 लाख, तो 8 लाख तो कॉमन हो गया ना। लेकिन मैंने 10 लाख दिया तो एक्स्ट्रा 2 लाख है, तो एक्स्ट्रा 2 लाख के लिए कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो वो क्लब नहीं होगा। तो सी पहले तो है ना क्रॉस ट्रांसफर को पकड़ने आना चाहिए, और पकड़ सकेंगे हम लोग। जो खुद की स्पाउस को करते हैं ना वो सामने वाले किसी और की स्पाउस को किया, और सामने वाला वही चीज अपने स्पाउस सन वाइफ के साथ करना चाहिए। मतलब इट कैन बी स्पाउस सन्स वाइफ एचयूएफ कुछ भी हो सकता है। फिर अमाउंट देखना चाहिए, और अमाउंट भी छोटी अमाउंट का क्लब होगा, दोनों में से विचर इज लेस। तो ये देखो इसको एक सम के फॉर्म में देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी। लुक हियर, ये पढ़ो क्या हुआ था। मिस्टर विजय, इधर है ना, मैं अपने आप को विजय बना के सिखाऊंगा, मैं विजय हूं, मैं विजय हूं। विजय गिफ्टेड अ सम ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ।
खुद की वाइफ को देता तो स्ट्रेट ट्रांसफर, लेकिन खुद की वाइफ को दिया कि भाई की वाइफ को, भाई की वाइफ को, तो क्रॉस ट्रांसफर बनने का चांस है, पक्का थोड़ी है। मैं भाई की वाइफ को दूं तो भाई भी मेरी वाइफ को देना चाहिए ना, तब जाके क्रॉस होगा। देखते हो, पढ़ के मालूम पड़ जाएगा। तो विजय ने, एक सेकंड, विजय ने ब्रदर्स वाइफ को दिया कितना, 4 लाख का गिफ्ट। से गिफ्ट का मतलब वो यही हो जाता है, एसेट ट्रांसफर्ड फॉर नो प्राइस, लो प्राइस ही हो जाता है। फिर बाद में क्या लिखा है, ऑन 21 जुलाई 23 हिज ब्रदर गिफ्टेड 3 lakhs टू विजय's वाइफ। मीन्स अब ये किसने किसको दिया है, ब्रदर ने भी विजय की वाइफ को दे दिया। अमाउंट देखना, अमाउंट कितना है, 3 lakhs। तो मैं विजय हूं तो क्या किया है, मैंने मेरे भाई की वाइफ को दे दिया, कितना दिया, 4 लाख, और मेरे भाई ने मेरी बीवी को दे दिया 3 लाख, तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो गया। तो क्लबिंग कितने का होगा, एक 4 लाख है और दूसरा 3 लाख है। तो 3 लाख तक तो गवर्नमेंट बोलेगी सेम टू सेम, सेम टू सेम गवर्नमेंट बोलेगी। तूने तेरी बीवी, सॉरी तेरी बीवी नहीं, तूने तेरे भाई की बीवी को दिया तो तेरे भाई ने तेरी बीवी को दे दिया, तो 3 लाख तो पूरा मैच हो रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए गवर्नमेंट मेरे को चीटर नहीं बोल सकती है, क्योंकि मैंने 4 लाख दिया ना, तो 3 के ऊपर 1 लाख एक्स्ट्रा है, तो वो 1 लाख का क्लबिंग नहीं होगा। और क्यों होगा, क्योंकि मैंने अपने वाइफ को थोड़ी, इस भाई के वाइफ को दिया है, तो 1 लाख को इग्नोर कर दो। फिर क्या लिखा है, लेकिन से खाली ट्रांसफर होके क्लबिंग नहीं होता है, वो ट्रांसफर्ड एसेट से इनकम आएगा। तो ये देखो, गिफ्टेड अमाउंट्स वर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स बाय इन बैंक ऑफ विजय's वाइफ एंड ब्रदर्स वाइफ। मीन्स मेरी बीवी ने भी एफडी बना दिया, मेरे भाई की बीवी ने भी एफडी बना दिया, दोनों बीवियों ने एफडी बना के ब्याज कमा लिया, कितना, 9%। फिर एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंस इन द हैंड्स ऑफ विजय और ब्रदर। तो टेल मी क्या होगा, विजय के अंदर विजय की वाइफ की इनकम क्लब होगी, और उसके भाई के अंदर उसके बीवी की इनकम क्लब होगी, क्लब होगी। इवन तो हमने स्ट्रेट अपनी बीवियों को नहीं दिया है, क्रॉस बीवियों को दिया है, तो भी क्लब होगा, लेकिन टू दी एक्सटेंट ऑफ 3 lakhs। ये देखो लास्ट में इधर मैंने लिखा है, पहले तो देखो ये क्रॉस ट्रांसफर है, क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। और सी ये एग्जाम में क्वेश्चन है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिख देना। सी ये रूल है ना, कानून में कहीं नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सी कानून में सेक्शन 64 है, क्लबिंग का सेक्शन है ना, सेक्शन 64 है, और कानून में नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने, रियल लाइफ में कोर्ट में केस होते हैं ना, तो एक्चुअल कोर्ट में ऐसा केस हुआ था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और वो केस किसका था, केशव जी का। केशव जी नाम का आदमी था, उसके केस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक आजकल बहुत शानी बनती है, खुद की बीवी को ना दे के किसी और की बीवी को दे देते, और किसी और को बोलते तू मेरी बीवी को दे दे। तो ऐसा जो होशियारी मारते हैं ना लोग, उन लोग का भी क्लबिंग होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ओके। लेकिन ये देखो टू दी एक्सटेंट ऑफ 3 lakhs ही होगा, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ट्रांसफर का क्वेश्चन आया, ये लिख के आना तो ही मार्क्स मिलेगा। क्या, केशव जी मोरारजी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था। और बाकी सब में ना सेक्शन 64 लिख के आ जाओ, 64, और क्रॉस ट्रांसफर आया तो केशव जी लिख के आ जाना। फिर अगला सम देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो क्या लिखा है। सी मैंने ऐसे सम सिलेक्ट किया ना, इधर सब ट्रिकी सिचुएशन, एकदम अनयूजुअल सम्स है। क्वेश्चन 5 देखो, मिसेस एंड मिस्टर नरेश यादव हैव 2 माइनर चिल्ड्रन, माही एंड नोनू। ये माइनर बच्चों का सम है, माइनर का। फिर फॉलोइंग आर द रिसीट्स इन द हैंड्स ऑफ माही एंड नोनू। तो पहला पॉइंट क्या देखो, माही की इनकम क्या है, माही रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ 85,000 फ्रॉम अ फ्रेंड्स फादर। मतलब माही का दोस्त है कोई, उसके दोस्त के पापा ने हैप्पी बर्थडे बोल के गिफ्ट दिया। और पता है ये गिफ्ट भी इनकम मानी जाती है, 50,000 के ऊपर है तो। अरे गिफ्ट की अमाउंट कितनी है, 85,000 ना, मतलब 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है। और बर्थडे के दिन मिला था
और माही को रिश्तेदारों से मिला कि दोस्ती खाते में मिला था? दोस्ती खाते में, फ्रेंड्स फादर, और बर्थडे पे, तो वो टैक्सेबल भी है। नहीं तो रिश्तेदारी में तो एग्जाम भी हो जाता है। अरे एग्जाम हो गया तो इनकम ही एग्जाम, तो माँ बाप भी क्या टैक्स भरेंगे? सुना है माइनर बच्चों की इनकम पे मम्मी पापा टैक्स भरते, लेकिन वो इनकम भी तो टैक्सेबल होवे। अगर माइनर इनकम, माइनर बच्चा सब एग्जाम्ड इनकम कमा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम, गिफ्ट भी 50,000 तक है, तो माइनर एग्जाम्ड इनकम कमा के क्या उखाड़ लेगा? कमाने फिर तो माँ बाप में क्लब करके भी क्या मतलब है? तो इधर है ना, माइनर ने कुछ एग्जाम चीज नहीं कमाई है, ऐसा गिफ्ट कमाया है जो 50,000 से ज्यादा का भी है। और बर्थडे शादी में भी नहीं, शादी तो कहाँ से होगी, माइनर है। और दोस्ती खाते मिला है तो टैक्सेबल है। लेकिन टैक्सेबल लगता माइनर के लिए है, लेकिन माइनर टैक्स नहीं भरता ना। माइनर की इनकम पे टैक्स भरेगा मम्मी या पापा, हुजेवर इनकम इज हायर। और इधर देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया था, पढ़ो ये सेंटेंस पढ़ो। नरेश इज इनकम इज हायर देन दैट ऑफ वाइफ। तो पति और पत्नी में से, सॉरी माँ और बाप में से बाप का इनकम, पापा का इनकम ज्यादा है, तो पापा को टैक्स भरना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेकिन सी ये 85,000 पापा में पूरा जाएगा कि 1500 एग्जाम? 1500 एग्जाम पर माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 1032। फिर नोनू, ये दूसरी माइनर बच्चा है, दूसरा है नोनू, है ना, दो माइनर बच्चे हैं। क्या लिखा? नोनू वन अ प्राइज मनी 3 lakhs इन नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। दिस वॉज इन्वेस्टेड इन डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम विच इंटरेस्ट ऑफ 25,000 वॉज अक्रूड। और इधर दो इनकम है, प्राइज मनी और इंटरेस्ट इनकम। ये दोनों किसकी इनकम? नोनू की इनकम। नोनू कौन है? ये भी माइनर बच्चा है, ये दोनों माइनर बच्चे ही है। अब बताओ क्या होगा? रूल क्या था? माइनर अगर अपने टैलेंट स्किल से कमाता है तो उसका टैक्स माइनर ही भरता है। तो टेल मी, ये इनकम कैसे आई थी? प्राइस कब लगता है? जब कोई स्किल होता है तो ना। तो स्किल और टैलेंट वाली इनकम है, तो ये माँ बाप में क्लब नहीं होगा, बच्चा खुद टैक्स भरेगा। और बच्चा खुद भरता है तो 1500 का एग्जेम्पशन नहीं है अंडर 1032, वो तो माँ बाप में क्लब होता है तो ही है। तो ये तो टैलेंट वाली इनकम है, तो बच्चा खुद टैक्स भरेगा। लेकिन इस पैसों से उसने जो फर्दर ब्याज कमाया ना, तो टेली ब्याज कमाने में कोई टैलेंट चाहिए नहीं, तो ये अनटैलेंट वाली इनकम है, नो टैलेंट वाली इनकम, तो ये मम्मी पापा में क्लब हो जाएगी। कोई बोलेगा नहीं सर, ये ब्याज कमाने के लिए मदद तो ये प्राइस के पैसों की हुई थी ना, और प्राइस तो हमने स्किल से कमाया था। बराबर है, लेकिन लॉ में क्या लिखा है? मैं इनकम फ्रॉम स्किल ही क्लब नहीं होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम स्किल से जो फर्दर इनकम है सेकेंड लेवल की, वो तो माँ बाप में क्लब हो जाएगी ना। सी जो स्किल वाली इनकम है ना, वो मेन इनकम ही बच्चा टैक्स भरेगा। सी बच्चे को टैक्स भरवाना दो ही शर्त में हो, या तो बच्चा हैंडीकैप्ड है या फिर बच्चा स्किलफुल है, और स्किल वाली इनकम का ही वो टैक्स भरेगा। फिर स्किल वाली इनकम से फर्दर इनकम आया तो वो स्किल वाली नहीं होती है, वो नॉन स्किल वाली हो जाती है, वो बाद में माँ बाप में क्लब हो जाएगा। तो सी स्किल वाली इनकम इसको बोलेंगे, तो ये क्लबिंग से बाहर है। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम में कोई स्किल थोड़ी चाहिए। हाँ माना इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा उससे स्किल से कमाया था, लेकिन नहीं, वो इतना दूर का कनेक्शन नहीं बनाने का। ओके, तो ये वाला इनकम है ना, इसको नॉन स्किल बोलेंगे। बैठे बैठे ब्याज आ जाता है, इसमें क्या मेहनत है, क्या दिमाग लड़ाना है, बैठे बैठे ब्याज आ रहा है, तो ये माँ बाप में क्लब हो जाएगा। और ये ग्रॉस इन लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं तो क्या इंटरेस्ट में टीडीएस वीडीएस भी कटता है ना, तो अगर इन लोग ने बोला तो नेट है तो इसको ग्रॉस करना पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी ग्रॉस दिया है। तो टेल मी, बताओ फाइनली क्या होगा? पापा को क्या क्या इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा? इस पे पापा टैक्स भरेंगे, और पापा को क्यों भरवा रहा हूं? क्योंकि पापा की इनकम ज़्यादा है। और ये वाले पे चाइल्ड खुद टैक्स भरेगा, और ये वाले पे पापा टैक्स भरेंगे। और पापा को पर चाइल्ड 1500 का एग्जेम्पशन है। ओके, तो ये बच्चे के पीछे 1500 का एग्जेम्पशन, और दूसरे बच्चे के पीछे 1500 का और एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है? 85,000 क्लब्ड इन पापा, 3 लाख के लिए क्लब्ड के नॉट क्लब चाइल्ड विल पे टैक्स, और 25,000 क्लब्ड इन पापा। क्लियर है?
पूरा आंसर मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है। फिर इसका देखो आंसर मैंने शॉर्ट में दिया है, गिफ्ट वाला क्लब हो जाएगा, और क्लब होगा तो 1500 का एग्जेम्पशन में मिलता है, और प्राइज वाला क्लब नहीं होगा, वो बच्चा खुद टैक्स भरेगा, और जो इंटरेस्ट वाला था उसके लिए क्लब होगा, और क्लब होगा तो एग्जेम्पशन भी मिलता है 1032 में। फिर छठा सम देखना, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लबिंग का आखिरी सम है, क्लबिंग ऑफ इनकम का। क्या लिखा देखो, सम्राट एंड हिज वाइफ मिसेस कोमल होल्ड 12% वोटिंग पावर ईच इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब दोनों का एक कंपनी में 12% शेयर होल्डिंग है। सम्राट पति है और बीवी का नाम कोमल है। नाम याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग घूम जाते बहुत है ना। सम्राट और कोमल दो जन है, दोनों का 12% जैसे ही पढ़ते माइंड में सीन बना, चार्ट बना दिया, सम्राट का 12% है, कोमल का 12% है, एक कंपनी होगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में। फिर क्या लिखा है, सम्राट एंड मिसेस कोमल आर वर्किंग इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दोनों वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, मतलब दोनों का शेयर होल्डिंग भी है प्लस जॉब भी कर रहे हैं, शेयर होल्डर एज वेल एज एम्प्लॉई। फिर क्या लिखा है, हावेवर कोमल इज नॉट क्वालिफाइड, मतलब कोमल बोंदू है, वो जॉब करके पगार कमा रही है, लेकिन उस पगार के वो काबिल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। और पता है रूल है, भोंदू बीवी ने अगर स्पाउस कमाया, सॉरी स्पाउस क्या बोलो, भोंदू बीवी ने अगर रेमुनरेशन कमाया, सैलरी कमाया है, तो उस पर पति को ही टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन खाली भोंदू होने से नहीं है, भोंदू बीवी को ऐसी जगह से सैलरी मिला है जहां पति का अलॉन्ग विद रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। स्पाउस रेमुनरेशन क्लब को होता है, दो कंडीशन याद करो। अरे मैंने आज सेशन शुरू करने के लिए बताया था ना, ये स्पाउस की रेमुनरेशन क्लब कब होती है, एक तो स्पाउस को जो रेमुनरेशन मिला है भोंदू स्पाउस, भोंदू मतलब उसके कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, भोंदू स्पाउस कंडीशन 1। दूसरा, ऐसी जगह से स्पाउस को रेमुनरेशन मिला है जहां उस इंडिविजुअल का अलॉन्ग विद रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सी इधर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो अलॉन्ग विद रिलेटिव बोला था मैंने, अलॉन्ग विद रिलेटिव मतलब इधर रिलेटिव का मतलब बिजनेस इनकम जैसा है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट लीनियर डिसेंडेंट, मतलब मेरे साथ मेरा हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट लीनियर डिसेंडेंट, ये सब मिला के 20% होना चाहिए। और वैसी जगह से बीवी को मिला, बीवी भोंदू होने चाहिए, तो फिर सीधा क्लब हो जाएगा। तो भी चेक करो कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या। बीवी भोंदू तो है ही, लिखा है नॉट क्वालिफाइड, कोमल क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, एक और कंडीशन क्या है, भोंदू बीवी के साथ उसका जो जहां से पगार आ रहा है वहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। पति का अकेले का कि विद रिलेटिव्स, विद रिलेटिव्स। तो सी पति इधर सम्राट है, सम्राट का तो 12% ही है, और सब्सटेंशियल के 20% चाहिए। तो अकेले पति का तो 12 है, लेकिन अकेले का नहीं देखना है ना, अलॉन्ग विद रिलेटिव्स। तो रिलेटिव में तो बीवी भी आ जाती है, और बीवी का भी 12% है, तो खुद का 12, बीवी का 12, 12 + 12 24% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बन गया। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई, और दूसरा स्पाउस भी भोंदू, दो ही कंडीशन वॉच करना है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भोंदू स्पाउस, जोड़ी जम गई तो स्पाउस को भले रेमुनरेशन मिल रहा है लेकिन क्लब अपने में होगा वो। फिर आगे क्या लिखा है, भोंदू स्पाउस के बाद क्या लिखा था, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, सी फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एक ही होता है समझना। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सम्राट एंड मिसेस कोमल, दोनों का ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। देख रहे हो क्या पूछा है, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, इसके पहले वाले सब में ना अपने को कमेंट जैसा करना था, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट, वो चेक करना चाहिए ना इसके, और सब में देख लो, इधर सब में क्या है, ऐसे एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस, तो ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में आंसर आया था। लेकिन ये सब में क्या पूछा है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम, तो अपने को 5 वर्ड्स का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। देखो अंडरलाइन, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। सी कंप्यूटेशन नहीं पूछा है तो अपने को पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे नोट के फॉर्म में आंसर लिखना चालू कर देना चाहिए।
ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है, पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम 45,000 रिसीव्ड नेट ऑफ टीडीएस बाय सम्राट एंड कोमल, और 45,000 ईच है, मतलब दोनों को 45 मिला है, और मिलेगा ही ना, दोनों शेयर होल्डर है। अरे दोनों का उस कंपनी में 12% शेयर होल्डिंग है, तो डिविडेंड तो मिलता ही है शेयर होल्डर को, और दोनों का 12 है तो दोनों को डिविडेंड भी सेम मिलेगा। तो डिविडेंड किधर आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उधर लिख के रखना पड़ेगा ना, 5 हेड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ओके, और इसमें कुछ क्लबिंग व्लबिंग नहीं होता है, इसमें स्पाउस की रेमुनरेशन क्लब हो जाएगी, लेकिन डिविडेंड तो क्या है, खुद खुद के पैसों से कमाया है ना। हाँ, डिविडेंड कमाने के लिए जो शेयर इन्वेस्टमेंट है वो हस्बैंड ने ट्रांसफर किया होता है, ये ले पैसा शेयर्स में डाल, फिर तो एसेट ट्रांसफर से जो इनकम आई क्लब हो जाती है ना। अरे डिविडेंड शेयर्स से आता है ना, लेकिन शेयर्स में अगर बीवी को पैसा डालने के लिए मैं गिफ्ट दिया था, ये पैसा रख चल शेयर्स में डाल, मैं गिफ्ट दिया था उसको, फिर तो गिफ्टेड एसेट से जो इनकम आई वो क्लब हो जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ी बोला है, शेयर्स के अंदर तो दोनों खुद खुद पैसा डाले थे, स्टार्टिंग में थोड़ी बोला था 12% दोनों का होल्डिंग है, तो खुद खुद अपने अपने पैसे डाले थे ना, और खुद खुद डाले तो खुद खुद का इनकम। फिर डिविडेंड के बाद ये नेट दिया है तो इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। डिविडेंड नेट मतलब ये 90% है, तो 90% इतना, तो 100% ग्रॉस कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा। फिर सैलरी अर्न बाय सम्राट एंड सैलरी अर्न बाय कोमल, 8,50,000 और 5,50,000, दोनों ने सैलरी कमाई, क्योंकि बोला था दोनों वर्किंग कर रहे हो दोनों। लेकिन सी सम्राट तो बोंदू है कि काबिल है, तो वो तो अपना टैक्स भरेगा, लेकिन कोमल बोंदू है, और बोंदू बीवी की सैलरी का भी हस्बैंड को टैक्स भरना पड़ेगा। तो सम्राट की तो बैंड बज गई, खुद की सैलरी का भी टैक्स भर और बोंदू बीवी का सैलरी का भी टैक्स भर। ओके, और सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आता है, याद रखना। तो ये देखो, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, और सैलरी बोला है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना पड़ता है। सी खुद की सैलरी का मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन लूंगा अलग से, और वाइफ एक अलग इंसान है, और हर इंसान को अपना अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। माना कि मेरी वाइफ बोंदू है तो क्या एक अलग उसका वजूद है, अलग इंसान है, और हर इंसान को अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इनकम टैक्स वाले बोंदू वाइफ का मेरे में घुसेड़ देते, मेरे में एक साथ मिक्स कर दिया, लेकिन हकीकत तो यही है, दो इंसान अलग है, और दो अलग इंसान का दो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो मतलब इधर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा 50,000 का, इधर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा 50,000 का। ओके, क्योंकि दोनों पर्सन्स अलग है, लेकिन क्लब हस्बैंड में सब हो रहा है। फिर बिजनेस इनकम अर्न्ड, एक सेकंड, ये डिविडेंड आया था पहले, फिर सैलरी आ गया, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बिजनेस इनकम अर्न्ड बाय सम्राट, ये तो सम्राट का है, फ्रॉम हिज सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, इसमें कुछ क्लबिंग जैसा नहीं लग रहा ना। हाँ, बिजनेस इनकम क्लब कब होती है, जब बिजनेस इनकम हमने अपने धंधे में खुद के पैसों से नहीं, स्पाउस के पैसों से प्रॉफिट्स कमाया तो अलग है। ऐसा सब तो बोला नहीं है, अरे मैं जबरदस्ती सोच रहा हूँ, इधर कुछ नहीं बोला है तो क्यों अननेसेसरी करना है। किसका इनकम है, सम्राट का, सम्राट टैक्स भरेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन, एक सेकंड, ये कौन से हेड में आएगा, आईएफबी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर अगला हेड क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्न्ड बाय मिसेस कोमल। अब कोमल ने ब्याज कमाया है, क्लबिंग वबिंग का कब आ सकता, मतलब ये क्लब कब हो सकता था, जब कोमल ने एफडी के लिए पैसा जो लगाया ना, पति ने दिया था उसको, ले एफडी बना, जा एफडी बना, तो कोमल का ब्याज मेरे में घुस जाएगा। ऐसा है नहीं, मैं खाली क्या क्लबिंग का चैप्टर चल रहा है ना, तो क्लबिंग का माहौल बना बना के बात कर रहा हूँ, लेकिन इधर ऐसा थोड़ी बोला, इधर कुछ बोला है, ये एफडी कोमल ने खुद के पैसों से बनाई है, और खुद के पैसों से बनाई हुई एफडी का खुद टैक्स भरेगी, और इंटरेस्ट ऑन एफडी है, तो ये कौन से हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट इनकम है ना, DW रामू फकीर में था ना इंटरेस्ट इनकम। फिर क्या लिखा है, देयर, लेकिन ये कोमल का है, सॉरी अंडरलाइन की, कोमल की है। ऊपर पिछले पॉइंट में बिजनेस इनकम सम्राट का था, वो भी ध्यान देना। और अपने को क्या है, सम्राट और कोमल दोनों का कंप्यूटेशन अलग अलग करना पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा है, देयर सन आकाश, एज 10 साल है,
मतलब माइनर बच्चा है। हैविंग पैन मतलब उसका पैन कार्ड भी बनाया है। पैन कार्ड तो बन सकता है ना, पर पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चा माइनर है ना, तो माइनर की इनकम पे मम्मी या पापा हुजेवर इनकम इज हायर विल पे द टैक्स। और लेकिन माइनर की इनकम क्या है, चेक कर लेना चाहिए। हैंडीकैप माइनर हुआ तो खुद टैक्स भरेगा, टैलेंटेड माइनर है तो टैलेंट वाली इनकम का खुद टैक्स भरेगा। ओके लेकिन इधर क्या दिया है, इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम बैंक ऑन एफडी क्रिएटेड बाय हिज ग्रैंडफादर इन हिज नेम। सी माइनर के पास इनकम कहां से आ रही है, मटेरियल नहीं है। सी स्पाउस वाउस में तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्पाउस को हस्बैंड ने एसेट दिया होना चाहिए। ये देखो एक अच्छी चीज बता रहा हूं, ये स्पाउस सन्स वाइफ एचयूएफ में तो कंडीशन क्या है कि एसेट ट्रांसफर होना चाहिए फॉर नो प्राइस लो प्राइस। लेकिन माइनर का ऐसा नहीं है, माइनर को तो धरती के किसी भी कोने से इनकम आई, उसके दादाजी ने सेटिंग करके दिया था, उसके अंकल मामा मासी चाचा बुआ ने। माइनर के पास इनकम आई ना, खत्म, माँ बाप ने घुसेड़ दो। लेकिन स्पाउस के लिए क्या है, कहीं से भी आया नहीं। स्पाउस को पति के बदौलत कुछ ट्रांसफर हुआ था, या फिर घर की बहू को सास ससुर ने कुछ दिया था, एचयूएफ को मेंबर ने कुछ दिया था, फिर इनकम आई तो क्लब होती है। लेकिन माइनर का तो कमाई का कोई भी साधन बन गया हो, मतलब उधर देखा मत करो। सी स्पाउस की कमाई का तो साधन देखने का कि हस्बैंड के बदौलत आया था, स्पंस वाइफ के लिए सास ससुर के बदौलत, तो ही क्लबिंग होता है। लेकिन माइनर को धरती में कैसे भी इनकम का जुगाड़ हुआ ना, वो क्लब होता है। तो सी ये बात क्यों निकली, क्योंकि सी मेरे को है ना इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये दो लिखा है ना, पढ़ो क्या लिखा था, इंटरेस्ट माइनर आकाश ने कमाया है फ्रॉम बैंक ऑन एफडी क्रिएटेड बाय हिज दादाजी इन हिज नेम। मत देखो उसको क्या करना है, माइनर के पास इनकम आई ना, कुछ मायने नहीं रखता है कैसे हुआ था। हाँ मायने रखता है तो क्या, अगर टैलेंट से कमाए तो फिर वो क्लब नहीं होता है, हैंडीकैप्ड है तो, बाकी फालतू चीज सब। तो ये क्लब हो जाएगा। लेकिन किसमें, आकाश की इनकम, पापा के मम्मी, हुजेवर इनकम इज हायर, वो तो देखना पड़ेगा इनकम कैलकुलेट करके। और ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लब होगा, क्योंकि इनकम का नेचर इंटरेस्ट है ना, और नेट ऑफ टीडीएस से तो ग्रॉस करना पड़ेगा। फिर उनकी एक माइनर बच्ची भी है, आकाश तो लड़का था, आलिया लड़की है लेकिन डिसेबिलिटी वाली है। अरे डिसेबिलिटी वाली है तो बच्ची खुद टैक्स भरेगी, है ना, ये क्लब नहीं होगा। तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सी मुझे अभी स्टेटमेंट किसका बनाना है, सम्राट का और उसकी बीवी का, मतलब माँ बाप का स्टेटमेंट बना रहे। और ये तो बच्चा खुद ही टैक्स भरेगा ना बच्ची, तो इसको इग्नोर कर दूंगा, माँ बाप के स्टेटमेंट में तो शामिल नहीं होगा ना। और अभी अपने को माँ बाप का स्टेटमेंट बनाना है, तो ये सब मार्किंग होगी। अब देखो सॉल्यूशन फटाफट देखते हो। सॉल्यूशन इमेजिन करो क्या दिखेगा, कैसा होना चाहिए, मैं बाद में दिखाऊंगा। 5 वर्ड्स लिखना है, तो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी में कुछ है ना, दोनों की सैलरी है, लेकिन दोनों खुद खुद की सैलरी का खुद खुद भरेंगे कि हस्बैंड ही दोनों का भरेगा, हस्बैंड ही दोनों का भरेगा। तो सैलरी में सम्राट खुद का भी सैलरी लिखेगा, कोमल का भी लिखेगा। ओके, फिर दूसरा हेड क्या है, हेड वाइज हाउस प्रॉपर्टी का कुछ दिख रहा है, नहीं है। फिर बिजनेस दिख रहा है बिजनेस है ना, सम्राट का है, वो सम्राट के कॉलम में आ जाएगा। फिर कैपिटल गेन्स दिख रहा है, नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ये भी इंटरेस्ट इनकम है। ओके, तो डिविडेंड तो सम्राट का भी है कोमल का भी है, दोनों का खुद खुद के स्टेटमेंट में जाएगा। और इंटरेस्ट कोमल का था ये वाला, तो कोमल में जाएगा। और ये इंटरेस्ट तो माइनर का है ना, तो हस्बैंड और वाइफ, सॉरी मम्मी या पापा हुजेवर इनकम इज हायर। तो ये मोटा मोटी आइडिया आ गया। अभी सॉल्यूशन देखो ना, इधर देखो मैंने स्टेटमेंट और टोटल इनकम बनाया, सम्राट का अलग कॉलम, कोमल का अलग। तो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड वाइज लिखा है, तो सैलरी ऑफ सम्राट 8,50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर सैलरी ऑफ कोमल 5,50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, फिर हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं था, डैश। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस सम्राट के कॉलम में लिखा है क्योंकि सम्राट का ही बिजनेस था, बाद में कैपिटल गेन्स नहीं था कुछ, है ना, डैश। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड तो खुद खुद का था दोनों का, लेकिन ये डिवाइड बाय 90% क्रॉस करने के लिए किया है, क्वेश्चन में नेट ऑफ टीडीएस दिया था ना। फिर कोमल का इंटरेस्ट इनकम, वो तो कोमल नहीं कमाया था, तो कोमल के कॉलम में लिखेंगे।
फिर वो एक माइनर था ना, कौन था माइनर? एक तो माइनर को छोड़ना है क्योंकि वो खुद ही टैक्स भरेगी आलिया, लेकिन इसको माँ बाप में लेना है ना, तो माँ या बाप हुजेवर इनकम इज हायर, तो सी दोनों की इनकम का टोटल कर दिया मैंने, तो किसकी इनकम ज्यादा आ रही है? पप्पा की इनकम ज्यादा आ रही है, तो पप्पा टैक्स भरेंगे, है ना। तो ये देखो माइनर की इनकम कितनी थी, माइनर की इनकम कितनी थी? 54,000 नेट ऑफ टीडीएस। तो पहले तो इसको ग्रॉस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस है तो ये 90% होगा, तो 100% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 60,000। और हर बच्चे का 1,500 रुपया माफ करने का होता है अंडर सेक्शन 10(32), तो कितना हो गया? 58,500। तो 58,500 आ गया, और पापा के कॉलम में डाला है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम हायर है, इसलिए माइनर का इनकम लास्ट ईयर होगा ना, क्योंकि टोटल करके चेक करना पड़ता है। तो सी मैंने प्रेजेंटेशन ऐसा बना, देख के सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो बस ये क्लबिंग का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्लबिंग के सारे सम हो चुके। फिर बाद में देखो नेक्स्ट सेट ऑफ का, सेट ऑफ का एक सम है, उसमें मैंने ज्यादातर सब पॉइंट्स कवर कर लिए, और सेट ऑफ का मैंने सम सॉल्व करने का तुमको टेक्निक बताया था रिवीजन लेक्चर्स में, वो टेक्निक से करेंगे। ओके, एक ही सम है, देखो सम का ऊपर से नीचे हुलिया देख लो। सेट ऑफ का सम का मालूम कैसे पड़ता है? सी सेट ऑफ के सम में पूछा वही होता है, टोटल इनकम, टोटल इनकम निकाल, टोटल इनकम, क्यों टोटलिंग करते टाइम ही तो सेट ऑफ होता है ना। तो क्वेश्चन में टोटल इनकम ही पूछा होगा, ये दिखा देता हूं तुम लोग को, देख लो ना क्या पूछा है। कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो सी टोटल इनकम के तो बहुत सम होते हैं, ये कैसे मालूम सेट ऑफ का है? तो क्वेश्चन लॉस से हरा भरा पड़ा होगा, ये देखो लॉसेस 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 दिख रहे इतने सारे, तो सम देके हिंट मिल जाएगा कि सेट ऑफ के लिए डेडिकेटेड सम है। तो सी इसका ट्रिक क्या बताया था मैंने मालूम है? कभी भी क्वेश्चन में इनकम्स और लॉसेस सब खिचड़ी करके दिया ना, तो अपने को एक बार के लिए लॉसेस को साइड में रखना है, खाली इनकम्स को ढूंढ के सेट कर दो, और हर इनकम के पीछे चाहिए तो 2-2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि कुछ सेट ऑफ करना पड़ेगा ना। और एग्जाम में पेपर की कमी थोड़ी है, जितना पेपर सप्लीमेंट मांगोगे दे देंगे लोग, तो अपने लॉसेस को इग्नोर करके लाइन से सब इनकम लिख दो पहले, और हो सके तो हेडवाइज, क्योंकि सी कभी भी कंप्यूटेशन करते हेडवाइज करना एडवाइसेबल है, लेकिन हेडवाइज अगर इतना नहीं हुआ तो उसका मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन मत रिस्क लेना, हेडवाइज ही करना। बट इनकम पहले छाट के लिख दो, लॉसेस का अलग इफेक्ट करेंगे। तो अपने काम करते ना, पहले इनकम को छाट देते, इनकम वाले पॉइंट्स बताओ ना ढूंढ के, मैं उसको अंडरलाइन करने वाला हूं। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इनकम है, और कंप्यूटेड बोला है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह हो चुका है। इनकम का पॉइंट बताओ, अगला पॉइंट इनकम का है। लॉस मेरे को देखना ही नहीं अभी, अगला पॉइंट लॉस देखूंगा ही नहीं, फिर अगला पॉइंट लॉस वापस नहीं देखूंगा। हाँ इनकम मिला, इनकम मिलते उसको अंडरलाइन कर दो, स्पेकुलेशन है, देखेंगे क्या करना है। फिर अगला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस देखना ही नहीं है। हाँ फिर ये इनकम आ गया, देखो मैं इनकम वाले पॉइंट ढूंढ ढूंढ के अंडरलाइन कर रहा हूं। फिर डिविडेंड भी इनकम है, फिर लॉस आ गया, फिर प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस बुल्स, फिर लॉस है बाद में, एग्रीकल्चर इनकम आ गया देखो, फिर शेयर इन नेट लॉस आ गया, ये तो लॉस है। तो बस इनकम के नाम पे इतना ही है, नीचे भी देख लो कुछ इनकम इनकम है क्या? नीचे तो ब्रॉड फॉर लॉस वगैरह सब दिया है। तो इनकम के नाम पे जो चीजें थी मैंने अंडरलाइन कर दी, बस एक बार इनकम अच्छी तरह सेट कर दिया ना, फिर लॉसेस आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी इनकम को है ना सेट कर देते हैं। कहाँ सेट करूँ बताओ, एक एक हेड वाइज बताओ ना। ये सैलरी के हेड में डाल दूंगा, ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में, और क्रॉसवर्ड पजल विनिंग्स है ना, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दूंगा। डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस बुल्स, अरे बुल बुल बैल होता है ना, बैल, बैल की रेस है, घोड़ों की रेस होती है, गधों की रेस भी हो सकती है, रेस किसकी भी हो सकती है, तो इधर बुल का रेस है। तो जो भी है रेसिस का बिजनेस भी बिजनेस है ना अपना, तो इसको बिजनेस में दिखा देंगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके,
तो इसको हेड वाइज अरेंज कर दूं, ये देखो देख लो, मैंने सब इनकम से लिखी है। थोड़ा बीच बीच में तुमको गैप दिख रहा होगा ना, ये मैंने जगह छोड़ के रखी सेट ऑफ करने के लिए। तुम लोग को स्टार्टिंग में जजमेंट नहीं आएगा, चलो मैं तो सम सॉल्व किया मुझे पता है ना, लेकिन तुम लोग को जजमेंट नहीं आएगा ना, तो हर इनकम के पीछे दो तीन लाइन छोड़ दो ना अंदाज से। तो सी, इनकम में सैलरी लिख दिया, चेक कर लो इनकम कितनी, गिन के बताओ ना कितनी इनकम है। 1 2 गिन, 3 4 5 6 7, 7 अमाउंट्स मुझे दिखाने होंगे, 7 चीज, 7 चीज। हाँ गिनाता हूं, 7 चीज, 1 2 3 4 5 6 और 7वां डैश किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना। अरे 7 चीज दिखा दी मैंने। अरे ये सब में 7 इनकम से ना, 1 2 3 7 बार अंडरलाइन किया है, तो 7 चीज मैंने दिखा दी, 1 2 3 4 5 6, और एग्रीकल्चर इनकम 7वां जो डैश दिख रहा है, क्योंकि अपनी सब इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है ना 10(1) में। बस ये हो गया। फिर अभी अपने को लॉसेस का इफेक्ट देना है। ओके, अभी लॉसेस के लिए मैं क्या करूंगा, अलग कलर यूज करता हूं, ब्लैक कलर से ना मैं लॉसेस को मार्क कर रहा हूं। लॉस में क्या क्या है, एक ये था, अब बचे हुए पॉइंट लॉस के फिर भी मैं ऐसे डॉट कर रहा हूं। और लॉस क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और लॉस क्या है, ये रहा। लॉसेस ढूंढ के बताओ, बराबर कर रहा हूं ना मैं। नीचे भी लॉस है देखो, इसको भी डॉट करूंगा, सब लॉसेस को डॉट कर रहा हूं। ये देखो, फिर और एक पॉइंट है, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ट्रेडिंग बिजनेस, ये भी लॉस है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी लॉस है। तो जितने भी ये काले डॉट वाले पॉइंट है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का इफेक्ट देना है। लेकिन सी, इफेक्ट कैसे देना, उसके लिए एक बार है ना इस पे नजर घुमा लो, एक बार थियरी याद कर लो ना, फिर बाद में इफेक्ट देते हैं। लॉसेस का रूल क्या है बताओ। सैलरी में तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, लॉस हो सकता है तो उसको एनीवेयर एडजस्ट करो, लेकिन दूसरे हेड में मैक्सिमम 2 लाख तक ही जाता है। ओके, लेकिन एनीवेयर जिस साल में लॉस हुआ उस साल नेक्स्ट ईयर तो सेम हेड में रखना पड़ता है। वो तो रूल है, लॉस जब पैदा होता है कहीं पर भी घुल मिल जा, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो सेम हेड में रहना पड़ता है। बट सी, इधर कहीं पर भी दूसरे हेड में मुंह मारेगा तो 2 लाख तक ही सेट हो सकता है। और कितना साल कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 साल। याद रखो सब, बिजनेस में 4 टाइप के बिजनेस होते हैं, नॉर्मल धंधा, स्पेकुलेशन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और 35 डे। तो नॉर्मल धंधे का क्या है, एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी। लेकिन वो जिस साल लॉस हुआ, सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, सेम हेड। पहले साल तो कहीं पर भी घुल मिल जा सैलरी को छोड़ के, नेक्स्ट ईयर तो सेम हेड में रहना पड़ेगा। स्पेकुलेशन में एडजस्ट होता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या लो मैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलो ना, बिजनेस डिलीवरी बेस्ड नहीं है, मतलब हम लोग गुड्स का डिलीवरी दिए लिए बिगर धंधा कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली फोन पे काम हो रहा है, माल खरीदा माल बेचा खत्म, मतलब डिलीवरी ना लिया ना दिया, तो स्पेकुलेशन होता है। तो कभी कभी इन लोग क्वेश्चन स्पेकुलेशन नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस नॉट डिलीवरी बेस्ड। नॉट डिलीवरी बेस्ड बोला ना तो स्पेकुलेशन ही है। तो मतलब ये मत सोचो कि स्पेकुलेशन वर्ड ही आएगा। कभी कभी लोग बोलेंगे बिजनेस डिलीवरी के बिगर हो रहा है, मतलब खरीदते तो डिलीवरी लेते नहीं है, बेचते टाइम डिलीवरी देते नहीं है, विदाउट डिलीवरी, तो स्पेकुलेशन हो गया। और स्पेकुलेशन के सामने ही जुगाड़ होता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग का भी ओनिंग एंड मेंटेनिंग। बट एक बात बताऊं, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है। कैमल रेस होता है, डोंकी रेस हो गया, कार रेस हो गया, उसके लिए ऐसा नहीं है। ये जो रूल है ना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग को ओनिंग एंड मेंटेनिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा और ना हो पाए तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स हुआ तो मतलब हॉर्स रेस हुआ तो ही, लेकिन किसी दूसरे की रेस हुई तो उसमें ये वाला रूल मत फॉलो करना, उसको नॉर्मल धंधे ऐसा ले लूंगा मैं। फिर कैपिटल गेन्स में क्या होता है, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लॉन्ग में होता है, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग में होता है।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कहीं पर भी एडजस्ट कर लो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलता है। ओके, और फिर एक और पॉइंट क्या था, विनिंग्स न किसी के सामने मदद मांगने जा सकता है, न किसी की मदद करेगा। मतलब विनिंग्स लॉस बन के भी किधर घुस नहीं सकता है, और विनिंग्स के सामने कोई लॉस बन के भी नहीं आ सकता। ये देखो दोनों टाइप के दरवाजे बंद है। ओके, ये हो गया। अब इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। लुक यार, इफेक्ट बता दो, अभी तुम लोग बताना मेरे को सबका इफेक्ट। पहले लॉस की लिस्ट देखो लाइन से, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है, तो इसका रूल क्या है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस का रूल क्या है, यू कैन एडजस्ट एनीवेयर, बट दूसरे हेड में मैक्सिमम 1-2 लाख तक। लेकिन सी हमेशा ना पहले सेम हेड में ट्राई करो, नहीं होगा तो दूसरे हेड में मुंह मारो। और हाउस प्रॉपर्टी दूसरे हेड में 2 लाख तक ही कर सकता है, वो भी नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड। ओके, बट पहले विद इन द सेम हेड। तो हाउस प्रॉपर्टी का विद इन द सेम हेड कुछ है क्या, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस 2 है भाई, तो हाउस 2 में लॉस हुआ है, तो हाउस 1 में इनकम है ना। तो सी बाहर वालों की मदद बाद में मांगो, पहले घर वालों की मांगो मदद। और हाउस प्रॉपर्टी अपना घर वाला भाई बैठा है ना इधर, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी 1 में इनकम कितनी है 50,000, अपने को तो कितने लॉस को एडजस्ट करना है 2,80,000। तो ये 2,80,000 पहले कोशिश क्या करूंगा कि इधर ही एडजस्ट करूं विद इन द सेम हेड। लेकिन इधर तो 50,000 ही है, तो चलो 50,000 तक तो एडजस्ट हो जाएगा। और अपना लॉस कितना था, भूल गए कि कितना था, 2,80,000 था ना। तो 2,80,000 याद रखो, तो 50,000 तो इधर एडजस्ट हो गया ना। और कितना बचा, 2,30,000 बचा है, 2,80,000 था। अब ये 2,30,000 दूसरे हेड में जाना पड़ेगा, और दूसरे हेड में 2 लाख तक ही जा सकते हैं। और कौन से हेड में, किसी भी हेड में चले जाओ, किसी भी हेड में चले जाओ। ओके, तो अपने सैलरी के हेड में भी कर सकते हैं ना, यू कैन एडजस्ट इन एनी हेड। ओके, तो सैलरी के हेड में उसको डाल देते हैं। तो लुक हियर, लेकिन सैलरी के हेड में भी 2 लाख तक ही जा सकता है। ये देखो मैंने कैसे किया, लुक लॉस को मैंने ब्लैक कलर में दिखाया था ना, इधर देखो ये सब ब्लैक काले काले बिंदु बनाए थे ना, तो इसको मैंने प्रेजेंटेशन में काला काला करके दिखाया है। समझा कैसे किया है, अरे जानबूझ के मैंने इसे काला कलर यूज किया ताकि क्या है समझने में इजी हो बच्चों को। तो ये 50,000 पहली ट्राई ये थी, फिर उसके बाद 2,30,000 बचा था, लेकिन मैंने 2 लाख तक ही किया है। तो बचा हुआ 30 का क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। और जो कैरी फॉरवर्ड में आता है उसका नोट बनेगा। ये देखो नीचे, फॉलोइंग लॉसेस शाल बी कैरी फॉरवर्ड। तो कितना लॉस था बताओ, याद करो 30,000। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस 30,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, एक से सुनो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड में 2 लाख तक जा सकता है ना, लेकिन 115 BSC होता है ना, तो दूसरे हेड में भी 2 लाख नहीं आ सकता वो। ओके, फिर तो वो कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड में अप टू 2 लाख जो शिफ्ट होता है ना, वो 115 BSC वालों के लिए नहीं है। और इधर है ना 115 BSC वगैरह कुछ दिया नहीं, लेकिन देंगे। एक बार मैं इधर सम में लिख देता हूं, ये मैंने खुद ने सम बनाया ना इसलिए नहीं लिखा है, ये 115 BSC वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि 115 BSC वाला नहीं है, तभी तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मस्त 2 लाख जितना एडजस्ट कर लिए। फिर लाइन से बताओ, एक हो गया अपना, जिसका इफेक्ट हो गया। सुनो मैं क्या करूं, देखना इधर हो गया, इसका टेंशन खत्म, अब इस पे ध्यान ही मत देना। ओके, अब क्या अगला, और कौन सा, लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस। टेल मी बिजनेस का रूल क्या है बताओ, नॉर्मल धंधे में लॉस हुआ तो एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी। तो ये नॉर्मल धंधा है क्या, अभी क्या बोला है, लेदर का धंधा है, अभी नॉर्मल ही है ना, कुछ नहीं बोला मतलब नॉर्मल। 35 AD तो नहीं है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग भी नहीं है, स्पेक्यूलेशन भी नहीं है, 4 ही चीज मुझे चेक करनी थी, तो कुछ नहीं बोला, तो नॉर्मल धंधा, तो एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी। लेकिन पहले अपने को सेम हेड में कोशिश करना चाहिए, सेम हेड में। तो सेम हेड में अपने पास कुछ है क्या, मतलब बिजनेस के हेड में कुछ है क्या, है ना, ये रहा प्रॉफिट फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस। अरे ये लेदर बिजनेस है ना, बिजनेस का लॉस है ना, आई कैन एडजस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी। लेकिन एनीवेयर की नौबत बाद में आनी चाहिए, पहले सेम हेड में कोशिश करो।
अरे आज हम लोग दुखी होते तो पहले घर वालों से मदद मांगते, घर वाले मदद ना करे तो बाहर जाते हैं ना। तो अपने को पहले हाँ बिजनेस के हेड में ही ट्राई मारना चाहिए। तो बिजनेस के हेड में अपने पास क्या है, इतना ही है बिजनेस का हेड, बाकी बिजनेस के हेड में नहीं आ रहा है ना कुछ। तो बताओ क्या करूंगा, करूंगा एडजस्ट। एक और है देखो, प्रॉफिट ऑफ रेस बुल्स, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है ना। तो किधर एडजस्ट करूंगा बोलो। ये देखो इधर मेरे पास दो दो बिजनेस है, एक तो कपड़े का स्पेकुलेशन धंधा है और ये बैल रेस, बैल की रेस होती है ना वो। तो क्या करो, एडजस्ट कर सकता हूँ। कितने लोग मानो गलती का, सर ये स्पेकुलेशन है। अरे स्पेकुलेशन का हुआ कब मचाने का, जब लॉस बन के आया तो ये प्रॉफिट है ना। थिंक फ्रॉम लॉस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत कीमती सेंटेंस बोला है, लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। लॉस को हम जिस इनकम में एडजस्ट करें, इनकम कैसी है मत देख, इनकम कैसी भी होने दो, लॉस बन के सोच। तो अभी सी जब मैं ये नॉलेज यूज कर रहा हूं ना, तो मुझे ये जो है ना लॉस कौन सा है, नॉर्मल है, स्पेकुलेशन, ये देखना लॉस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। तो अभी अपने सामने क्या है, ये देखो लॉस किसका है, लेदर का है ना, वो तो नॉर्मल है। और नॉर्मल लॉस किधर भी एडजस्ट कर सकते एक्सेप्ट सैलरी। तो कोई बोला लेकिन सर ये स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन का इतना सीन कब खड़ा करने का, जब वो लॉस बन के आया। तो ये तो प्रॉफिट है ना स्पेकुलेशन में। तो अगर तुम लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो इधर लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना जाए तो लेदर का धंधे का लॉस है, मतलब नॉर्मल धंधा है, और नॉर्मल धंधे का लॉस बिंदास किधर भी एडजस्ट कर, सैलरी को छोड़ दे बस। तो किधर भी एडजस्ट कर सकता हूं। तो अपना लॉस है कितना बाय द वे लेदर के धंधे में, 56,000। तो 56,000 अपने ये स्पेकुलेशन कपड़े का जो है उस पर कर सकते, कोई मनाही थोड़ी है। हाँ स्पेकुलेशन का लॉस बन के आया तो श्रापित है, श्राप दिया उसको कि तू स्पेकुलेशन के सामने एडजस्ट होता है, ओके। लेकिन अपना जो लॉस है लेदर का वो तो नॉर्मल लॉस है। तो ये देखो ये इधर एडजस्ट हो जाएगा। कितना 56,000 ही था ना, चेक कर लो लेदर बिजनेस। तो ये एडजस्ट हो गया, हो गया एडजस्ट हो गया अपना। और जिसका सल्टारा हो गया ना, मैं उसको ऐसे हाईलाइट करो, दिख रहा है इसका सल्टारा हो चुका है। अब क्या बचा, लॉसेस ढूंढो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो टेल मी कैपिटल गेन्स पे क्या रूल था, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग। तो शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग है, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग मतलब शॉर्ट में भी एडजस्ट होता है लॉन्ग में भी। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन तो होना चाहिए। लॉस को एडजस्ट करने के लिए सामने क्या चाहिए, या शॉर्ट गेन चाहिए, लॉन्ग गेन चाहिए। लेकिन अपने सब में है कुछ ऐसा, चेक करो। कैपिटल गेन्स का हेड तो सुना पड़ा है, तो फिर ये लॉस का क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसे एडजस्ट करना तो सामने शॉर्ट टर्म गेन चाहिए या लॉन्ग टर्म गेन चाहिए, वो सब में नहीं है। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और कैरी फॉरवर्ड मतलब नोट में डाल दो उसको। ये देखो इसकी नोट में आएगा, कैरी फॉरवर्ड की लिस्ट बना के नोट बनाते हैं ना, तो ये देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ 35,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड की लिस्ट में आ गया, ओके। फिर हो गया इसका भी सल्टारा, जिसका सल्टारा हो गया मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये कैरी फॉरवर्ड में आ गया। फिर आगे क्या दिया है, लॉसेस देखो, लॉसेस का इफेक्ट देखना है, इनकम तो लिख दिया हमने, ये रहा लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो रेस हॉर्सेस का रूल क्या था, ये देखो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में ही होता है। और रेस हॉर्सेस है तो रेस हॉर्सेस ही चाहिए, एक्ट में क्या लिखा, फ्रॉम द सेम एक्टिविटी। तो रेस हॉर्स का लॉस है तो सामने रेस हॉर्स का प्रॉफिट चाहिए। तो ढूंढो अपने सामने, रेस हॉर्स के लॉस के सामने रेस हॉर्स का प्रॉफिट है। कोई बोले सर ये रहा ना ओनिंग एंड मेंटेन, लेकिन ये रेस बुल है, ये बुल है, बैल की रेस है, बैल की, घोड़े की रेस वाला चाहिए, घोड़े की रेस वाला लॉस घोड़े की रेस के प्रॉफिट में एडजस्ट होता है, घोड़ा टू घोड़ा। तो ये घोड़े का लॉस तो है लेकिन घोड़े में प्रॉफिट नहीं है, तो ये एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड।
कैरी फॉर्वर्ड में डालना पड़ेगा, और कैरी फॉर्वर्ड में डालना पड़ेगा मतलब नोट में डाल दो। ये दो नोट में पढ़ो क्या लिखा है, फॉलोइंग लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसको एडजस्ट करना है तो अपने को घोड़े वाले रेस का प्रॉफिट चाहिए, और घोड़े वाला नहीं, अपने पास बुल वाला है। फिर जिस लॉस का सल्टर हो गया ना, मैं उसको ऐसे मार्क कर रहा था, कंफ्यूजन नहीं रहे, ये हाईलाइट कर देते, हो गया ना ये। और क्या लॉसेस बचे, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बलिंग विनिंग की दुनिया का है, और विनिंग की दुनिया में मैंने क्या बताया था, विनिंग की दुनिया में लॉस है तो न कहीं जा सकता है वो, न कोई दूसरे लॉस लोग विनिंग में आ सकते, मतलब जाने का आने का दोनों रास्ता बंद है। तो ये जाने का रास्ता बंद है ना, विनिंग्स वाला लॉस कहीं जा नहीं सकता है, और उसकी तरफ कोई लॉस आवे तो आ नहीं सकता है। तो इसको क्या करना पड़े, गैम्बलिंग का कैरी फॉरवर्ड मत बोलो, कुछ नहीं हो सकता, इसको फेंक दो। विनिंग की दुनिया में जो लॉस होता है फेंक दो, ओके। और फेंक दो मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं, देखो मैंने कैसे लिखा है, एक से ना, पढ़ो क्या लिखा है नीचे, फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, मतलब इसका कुछ हो ही नहीं सकता कि ये तो क्या था, चलो अगले साल तो उम्मीद है, लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, फेंक दो। तो गैम्बलिंग वाला लॉस उधर आ गया। फिर जो हो गया मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये हाईलाइट कर रहा हो गया है। फिर लॉसेस देखो, और कौन सा लॉस है, शेयर इन नेट लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सी एग्जेम्प्ट इनकम जो होती है ना, उसमें अगर कोई लॉस बन रहा है तो फेंक दो, क्योंकि जब इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है तो उस एरिया में लॉस बना तो इग्नोर इट। और ये एग्जेम्प्ट इनकम क्यों स्ट्राइक हुआ, शेयर इन नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10(2)(a)। तो जब शेयर इन नेट प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है तो शेयर इन नेट लॉस भी एग्जाम्प्ट, एग्जाम मतलब इग्नोर इट। तो ये इसका कुछ नहीं हो सकता, फेंक दो, ओके। क्यों, क्योंकि शेयर इन नेट प्रॉफिट एक एग्जाम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक रूल याद रखो, एग्जाम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम में अगर कोई लॉस बना तो इग्नोर इट। तो बताओ एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जाम्प्ट सोर्स है, तो एग्रीकल्चर लॉस बना, इग्नोर इट। तो ये इग्नोर इट मतलब इसको फेंक दो, ये दो फेंक दो मतलब फेंकने वाला नोट अलग है, देखो। से गैमलिंग को क्यों फेंका, क्योंकि विनिंग्स की दुनिया का था। इसको क्यों फेंका, क्योंकि एग्जाम सोर्स की दुनिया का था। सी ये तो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, इन सबको तो फेंक दो, इग्नोर हो जाएंगे। फिर जो हो गया उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये भी हो गया अपना। और कौन से लॉसेस बने, लॉसेस का इफेक्ट देना है, बताओ। नीचे देखो क्या लिखा है, एक और लॉस है ना, स्पेक्यूलेशन लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड। कभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हो ना, चेक करो वो 8 साल 4 साल लैप्स तो नहीं हो गए। ये देखो रूल क्या था, 8 साल ही कैरी फॉरवर्ड होता है ना। हाँ, कोई कोई जगह इनफाइनाइट था 35 एडी में, ओके। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 साल होता है, रेस हॉर्स वाला, तो चेक करना चाहिए। और स्पेक्यूलेशन का भी 4 साल है, स्पेक्यूलेशन का भी 4 साल है ना, तो चेक करो अभी अपना ये कौन सा लॉस है, स्पेक्यूलेशन ले। तो 4 साल चेक कर, अगर 4 साल के अंदर होगा ना तो एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। और स्पेक्यूलेशन लॉस तो स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट में एडजस्ट होता है, और अपने पास है स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट, ये देख बचा है, स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट बचा हुआ है अपने पास यार, इधर है ना, हिम्मत रहो, कम ऑन। लेकिन कहीं 4 साल खत्म तो नहीं हो गए, चेक करो। 21 शेयर का लॉस है, AY 1920, और कभी भी AY दिया है ना तो उसको प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट कर दो पहले, तो वो इजी रहता है अपने लिए। तो इसको प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो गया ये 18-19, और कैरी फॉरवर्ड के 4 साल है स्पेक्यूलेशन। हाँ, और 4 साल कैसे गिनना चाहिए, वो साल छोड़ दो, तो वो साल को छोड़ दो, तो छोड़, उसके बाद क्या आएगा 19-20, ये पहला हो गया, 20-21 दूसरा हो गया, 21-22 तीसरा हो गया, 22-23 चौथा हो गया। मतलब ये वाले को छोड़ के गिनने का, जब भी लॉस पैदा हुआ था ना उसको छोड़ के 4 साल। तो टेल मी इसके 4 साल कब हो रहे हैं, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। तो 22-23 में 4 साल हो गए, और अपने तो 23-24 में
तो लॉस टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड। अरे लैप्स हो चुका है, एक्सपायर्ड, एक्सपायरी होगी इसकी, तो इसको फेंक दो। और फेंक दो का नोट अलग बनाता हूं, ये देखो मैं, फेंक दो। अरे जो चीज फेंकनी है ना उसकी अलग नोट बनाइए। ब्रॉड फॉर स्पेकुलेशन लॉस क्यों फेंक रहे? 4 years एक्सपायर्ड इन 20 to 23 में 4 साल एक्सपायर हो गए। टेल मी, अगर 4 साल उसके चल रहे होते तो स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन इनकम एडजस्ट होता है, और अपने पास स्पेकुलेशन इनकम है भी, नहीं होती तो कैरी फॉर्ड में डाल देते। लेकिन ये ना तो, ये तो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका 4 साल ही खत्म हो चुका है, 4 साल एक्सपायर हो चुके हैं। फिर और क्या है, देखो जो हो चुका है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका सल्टारा हो चुका है। अब अगला पॉइंट क्या है? ब्रॉड फॉर लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ट्रेडिंग बिजनेस से। बिजनेस डिसकंटिन्यूड भी होता है तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के नियम सेम है। सी बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ तो क्या लॉस उसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते एज यूजुअल? सो ये कभी भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो कंटिन्यूइंग बिजनेस है कि डिसकंटिन्यू, उस पर ध्यान मत देना। बिजनेस में अगर ध्यान देना है तो बच्चों क्या ध्यान देना है कि नॉर्मल धंधा है, स्पेकुलेशन है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग है 35 डे, वो देखो। कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड पे ध्यान मत दो। तो देखो ये कैसा धंधा है? ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब नॉर्मल धंधा है। और नॉर्मल धंधा जब पैदा होता है किधर भी एडजस्ट होता है एक्सेप्ट सैलरी, लेकिन फ्यूचर में तो सेम हेड में रहना पड़ेगा। और ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब हम लोग फ्यूचर में आ चुके हैं ना, ये पुराना लॉस है और पुराने लॉस को तो सेम हेड में रखना पड़ेगा। लेकिन कभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ना, अपने को पीरियड चेक करना चाहिए, कहीं ये वाला क्या 8 साल 4 साल एक्सपायर तो नहीं होगा, चेक करो। तो आओ चेक करते, किधर गया? 21 साल का लॉस है, एवाई लिखा है। तो मैंने क्या बोला, कभी भी इन लोग एवाई देते हैं ना, अपने को क्या प्रीवियस से टर्म्स में सोचने का इजी रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया 17 18, और अपने को ये साल को छोड़ के 8 साल गिनना है। इधर 8 साल आएगा क्योंकि नॉर्मल धंधे का लॉस है। तो 17 18 को छोड़ दे उसको, छोड़, उसके बाद गिनो 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, आ गया अपना 23 24, और ये छठा साल है। तो छठा साल मतलब 8 साल चल रहे हैं अभी। तो ये लॉस जिंदा है, मर नहीं गया है, जिंदा है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इसको लेना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ब्रॉड फॉर लॉस को सेम हेड में रखना पड़ता है, तो सेम हेड में घुसाना पड़ेगा। और सेम हेड मतलब कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड। ये देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड को बॉक्स में डाल रहा हूं, जगह है बिजनेस के हेड में, सी सेम हेड में ही रहेगा। जगह नहीं है तो अगले साल लेके जाओ इसको, जगह है अपने पास, है ना? ये दे 170 में से 56 गया तो और भी जगह है। और अपने को तो कितनी जगह चाहिए? कितना लॉस था ब्रॉड फॉरवर्ड? 12,000 ही है ना, तो हो जाएगा एडजस्ट। तो ये देखो 12,000 को इधर एडजस्ट किया है मैंने। पढ़ो क्या लिखा है, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये एडजस्ट हो गया। फिर क्वेश्चन में देखो जो हो चुका है उसको मैं ऐसे येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। लास्ट पॉइंट बचा है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। हाँ, ये तो अपने ईयर देखने का ही नहीं, अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होता है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कौन से दो लॉस जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड होते हैं? 35 AD और अनऑब्जर्व लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लाइफ टाइम। ओके, तो लाइफ टाइम। और पता है अनऑब्जर्व का तो है ना, चाहे उस साल का हो कि नेक्स्ट ईयर हो, कि कभी भी किधर भी जा सकता है सैलरी को छोड़ के। अरे नहीं तो नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि जिस ईयर का है वहां तो किधर भी एडजस्ट करो, लेकिन नेक्स्ट ईयर सेम हेड, नेक्स्ट ईयर सेम हेड हो जाता ना। लेकिन ये तो नेक्स्ट ईयर में भी किधर भी एडजस्ट हो सकता है, एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी। मतलब जिस साल में हुआ उस साल भी एनीवेयर, नेक्स्ट ईयर भी एनीवेयर, नेक्स्ट ईयर भी एनीवेयर, जिंदगी में एनीवेयर, एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी। तो इसको तो मैं किधर भी घुसा सकता हूं, किधर भी ले लो। देखो अपने पास इतनी बड़ी दुकान खुली पड़ी, किधर भी ले लूंगा, मेरी मर्जी में किधर भी ले सकता हूं। लेकिन सी बिजनेस से बनता है ना ये, तो बिजनेस के अंदर डालना ज़्यादा बेहतर है। ये देखो, और इधर अपने जगह भी थी ना बिजनेस में, तो अपने पास भरपूर प्रॉफिट था कपड़े के धंधे में, तो इधर एडजस्ट कर लिया सब ये।
तो अपना ये आंसर आया है ना। मैं इसको सैलरी में नहीं कर सकता, एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी बोला है ना। फिर इसके बाद अभी देखो क्या बचा है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन सी कभी भी है ना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखो ये जो नोट बनाते हैं ना अपने, मैंने क्या बताया था, जो एडजस्ट हो रहा है वो स्टेटमेंट में एडजस्ट कर दो। सुनो अच्छी बात बोल रहा हूँ, जो एडजस्ट हो रहा है स्टेटमेंट में एडजस्ट कर दो, लेकिन जो एडजस्ट नहीं होता उसका कैरी फॉरवर्ड का नोट डालते। लेकिन कैरी फॉरवर्ड का नोट डालते टाइम है ना एक बहुत काम की चीज है, चेक करना चाहिए रिटर्न टाइम पे भरा है कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, ये देखो मैं कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। सी जो अपने स्टेटमेंट में एडजस्ट हुआ ना उधर कुछ नहीं है, जो काला काला दिख रहा है ना ये, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। जो जिसकी नोट डालते हैं ना कैरी फॉरवर्ड की, तो कैरी फॉरवर्ड के लिए रूल क्या है, रिटर्न टाइम पे बराबर चाहिए। एक्सेप्शन है इधर, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हाउस प्रॉपर्टी लॉस का रिटर्न लेट हुआ तो भी चलता है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी लॉस में रिटर्न लेट हुआ चलेगा, लेकिन बाकी लॉसेस में रिटर्न टाइम पे भरा हुआ है ना तो ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कैरी फॉरवर्ड की जब भी ये नोट बनाओगे ना, रिटर्न फाइल किया कि नहीं टाइम पे चेक कर लेने का, नॉट इन हाउस प्रॉपर्टी अनऑब्जर्व बट अदर्स के केस में। तो चेक करो रिटर्न फाइल का क्या बोला, इधर लिखा है सब में, लास्ट लाइन पढ़ो। मुस्तफा हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 25 जुलाई 2024। तो ये रिटर्न टाइम पे भरा हुआ है, टाइमली रिटर्न है। रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होता है, 31 जुलाई भी होता है, और जिनका ऑडिट आता है उसके लिए 31 अक्टूबर है। और ये चलो 31 जुलाई पकड़ो, अक्टूबर उसके पहले ही रिटर्न भर दिया है, तो यस गुड बॉय, रिटर्न टाइम पे भरा है, इसलिए अपने ना बिंदास कैरी फॉरवर्ड का नोट डाल दिए। ओके मुझे बताओ, सब में ऐसा बोला होता रिटर्न ये लेट भरता है, रिटर्न लेट भरा था, तो इसको तकलीफ नहीं आएगी, इसका चल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एक्सेप्शन है ना। लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर रिटर्न लेट भरा ऐसा बोला होता तो। ओके लेकिन इधर तो रिटर्न टाइम पे भरा तो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके तो ये था, तो बस एक सम के अंदर क्या मैंने सेट ऑफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डाल दिए, और इधर जो तरीका मैंने बताया था ये तरीके से सॉल्व करना हमेशा राइट होगा।